नमस्कार, मैं नियमित अंकुश पुरी। आज की क्वेरी सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था, एक शॉर्ट 4 घंटे पहले का शॉर्ट ड्यूरेशन का ही मैसेज था कि कुछ चीजें जो चीज बीच में छूट रही थी आप लोगों की ग्रुप में पेशेंट फीडबैक सपोर्ट के लिए, जो हमने आप लोगों को ऑफर किया था कि हमारा नफा के प्रोग्राम के साथ हम पेशेंट ट्रीटमेंट सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो उसमें कुछ पेशेंट की क्वेरी आई थी जिसका रिप्लाई नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था जो फॉर्म भर कर भेज रहे थे उसके रिलेटेड। तो उसमें से जो पेंडिंग क्वेरी है आज हम उस पे बात करने वाले हैं। तो हमारे जो क्वेरी की है उसका पहला जो पेशेंट है रीना रीना कुमार रीना पल। थेरेपिस्ट नेम दीपेंद्र जी। दीपेंद्र जी आप हैं? दीपेंद्र जी नहीं है। फिर भी बट कोई बात नहीं, दीपेंद्र जी अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपके पेशेंट की डिटेल बता दें। दीपेंद्र जी आपने फॉर्म जो भरा है उसमें पेशेंट की एज रीना कुमल, आई थिंक शायद कुमार या कुमारी होना चाहिए। एज 27 है। एज और जेंडर फीमेल है, दैट मीन्स रीना कुमारी होना चाहिए, इस स्पेलिंग एरर। और 27 साल की लड़की है। इसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, वेट 50 kg है, दैट मीन्स ठीक है, ओके। आइडियल वेट है, थोड़ा और वेट होना चाहिए। 8 साल से इनको प्रॉब्लम है और 8 साल से ये मेडिसिन खा रही है। ले, लेवाटेम 100 SR, ऑक्सीपाइन और मिर्टाज 30। और मेडिकल हिस्ट्री जो इनकी है, ये लो बीपी है, अस्थमा है और एपिलिप्सी है। मतलब चक्कर आते हैं, लो बीपी भी है, अस्थमा भी है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितने भी लोग मीटिंग ज्वाइन किए हुए हैं ना, अनम्यूट अपने आप को, जब आपको बोलने का मौका मिले तो अनम्यूट जरूर कीजिएगा। इससे आप डायग्नोसिस करना सीखेंगे और डायग्नोसिस के कॉन्सेप्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो पहली चीज, पेशेंट लो बीपी है, दैट मीन्स एसिडिक नेचर है। और पेशेंट को अस्थमा है, मतलब उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है कि उसको सांस, अस्थमा मतलब अंदर, ए फॉर अंदर, बी फॉर बाहर, तो ब्रोंकाइटिस में बाहर छोड़ने में दिक्कत होती है। इट्स कोड वर्ड। किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ये जो कॉल आया था ना, वो जो पेशेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, हाइड्रोसिफेलस वाला एक केस जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, उस केस के बारे में। तो उसकी सारी वीडियो वगैरह आई है, उसी के रिगार्डिंग कॉल आया था कि आप उस चीज को देख लीजिएगा सर। खैर, हम बात कर रहे थे दीपेंद्र जी के केस के बारे में, जो कि रीना कुमारी है, 27 साल की लड़की है। और इसकी हिस्ट्री जो है लो बीपी है, दैट मीन्स एसिडिक नेचर है, अस्थमा है यानी इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, और इपिलिप्सी है, मतलब एल्कलाइन टेंडेंसी भी है इसमें। कि इपिलिप्सी में ज्यादातर एल्कलाइन टेंडेंसी होती है कि जब उसको फिट्स आएंगे, चक्कर आएंगे, तो इपिलिप्सी में मतलब मिर्गी के दौरे आप कह सकते हो, तो उसमें शरीर अकड़ जाती है, अकड़ आती है। तो ये एसिडिक और एल्कलोसिस दोनों टेंडेंसी भी आ रहा है। अब इसमें देखते हैं आगे पेशेंट की कंडीशन क्या आती है। टंग्स में इन्होंने लिखा है क्लियर पिंक, मतलब जीभ क्लियर है तो मतलब डाइजेशन अच्छा होगा। और नेल का कलर लाइट पिंक है, लाइट पिंक इन द सेंस हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, तो नेल का कलर लाइट पिंक होना चाहिए। यूरिन का कलर नॉर्मल व्हाइट है। एट दिस टाइम उन्होंने लिखा है नॉर्मल व्हाइट, दैट मीन्स वो पानी सफिशियंट पी रही हैं। बट फिर भी उनका स्टूल कॉन्स्टिपेशन है। मतलब नॉर्मल व्हाइट यूरिन आ रहा है और कॉन्स्टिपेशन है, दैट मीन्स मोटिलिटी स्लो है। किसी को कुछ कहना है? अब तक जो चीजें मैंने बताई इसके हिसाब से कुछ चीजें समझ में आ रही है कि हम क्या डायग्नोस कर रहे हैं अभी फॉर्म पढ़ के? एनीवन?
जब आप लोगों को बोलने का मौका मिलता है तो आप लोग बोलते ही नहीं। सर इस पेशेंट में एसिडोसिस, एसिड की परेशानी, लो बीपी की वजह से, लो बीपी से, और एपिलिप्सी है तो अल्कोलोसिस भी है सर। वो सब सारी चीजें मैं रेस्पिरेटरी बता चुका हूँ सिस्टम। ऋषि नारायण जी, आपको कुछ चीजें इसमें कुछ समझ में आ रही है कि हम डायग्नोसिस कहाँ लेके जा रहे हैं अभी? सर नेचर वाइज हम लोग इसको डायग्नोस कर रहे हैं कि ये बॉडी किस किस नेचर का है। हम्म। विवेक अगर सर आप नमस्कार। लोग, ये मिक्स नमस्कार, मिक्स आप लोग जो सिम्टम मिक्स बातें कर सिम्टम्स रहे हैं ना, लग रहे हैं। आप लोग जो भी माइक अनम्यूट करके बोल रहे हैं ना, वो प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए, तभी माइक अनम्यूट करके बोलिए। सिंपल सी बात है कि रिक्वेस्ट यही है, ताकि आपका फेस दिखे तो ये चीज हमें भी पता चले कि हाँ आप बोल रहे हो तो आप कौन बोल रहे हो। ठीक है। हाँ विवेक जी, इसमें लग रहा है कि मिक्स सिम्टम्स जो होते हैं डिसीज में, हम्म। एसिडिक भी एल्कलाइन भी, तो वो लग रहा है इसमें। इसमें मैंने अभी बताई, पेशेंट का नेचर, यूरिन का कलर जो है नॉर्मल व्हाइट है, मतलब पेशेंट हाइड्रेट है, उसकी बॉडी में अभी एसिडिक नेचर नहीं है। लेकिन एसिडिक नेचर में कॉन्स्टिपेशन दिख रहा है, मतलब मोटिलिटी स्लो है पेशेंट की। और उसको बीमारी एल्कोलोसिस की भी आती है, सिम्टम्स उसमें दिखते हैं, क्या है वो? फिट्स, इपिलेप्सी के केस में आते हैं, फिट्स आते हैं, मिर्गी के दौरे भी आते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं और क्या कहानी आती है। विश्व प्रकाश सर, एक बार अनम्यूट करना सर। विश्व प्रकाश सर, जी सर। जी सर। पॉसिबल है कि 27 साल में किसी लड़की को मेनोपॉज हो जाए? असंभव। वो है ना एक मीम्स, असंभव। मतलब सर। जितेंद्र जी ने गूगल फॉर्म भरा है, उस लड़की के पेशेंट की एज 27 साल है, 27 ईयर्स, एंड सामने दिख रहा है स्टूडेंट, उसने गूगल फॉर्म पे एक कॉलम में डाला है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है, वो फीमेल पेशेंट। उन्होंने ऑप्शन मेनोपॉज लिखा है। 27 साल में मेनोपॉज? या तो यूट्रस रिमूव कर दिया गया होगा कुछ एक्सीडेंटल केस के कारण, कुछ चीजें ऐसी बनी होगी, तब यूट्रस रिमूव होगा। तो उसको हिस्टोटॉमी कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, जहां तक मुझे कंफर्म है, हिस्टोटॉमी मतलब यूट्रस रिमूव कर दिया गया है। बट लेकिन मेनोपॉज का मतलब होता है यूट्रस बॉडी के अंदर है और वो प्राकृतिक रूप से पीरियड्स आना बंद कर चुका है। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर 27 साल के केस पे मेनोपॉज है, दैट मीन्स ये गूगल फॉर्म सही से फिलअप नहीं किया गया है, या कुछ रीजन है जो चीजें यहाँ पे हिडन है। ठीक है, अगर इस हिडन रीजन पे अगर ट्रीटमेंट बताएंगे तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट आपको सपोर्ट करे भी या ना भी करे, इसलिए इसके बारे में बहुत 100% एश्योरिटी के साथ आपको नहीं बताया जा सकता। ठीक है, आप लोगों को भी चीजें समझ में आई? सारे लोग चुपचाप बैठे जी रहेंगे? सर। किन्हीं को कुछ चीजें समझ में आई या नहीं आई? हेमराज, जितेंद्र जी, मोहम्मद जी, अनिल जी, प्रवीण जी, राजेश जी, नितिन नारायण जी, संजय जी, सरोज कांत जी, शिल्पा जी, आप लोगों को जो चीजें मैं बता रहा हूँ, किसी को कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, ये आप इसमें जो है ये डिसीजन लिया जा रहा है कि सर फॉर्म का जो वो है वो ठीक से फिलअप नहीं है, इसलिए इस पे डिसी ट्रीटमेंट नहीं बताया जा सकता है। इसका मतलब आगे से जो फॉर्म भरे जाएं उसको बढ़िया से फिलअप किया जाए, सारी जानकारी बढ़िया से साझा किया जाए। प्रवीण राज जी लिखते हैं, और मीटिंग से जा रहा हूँ। क्यों? आप लोग को जब मैं अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ आप लोग अनम्यूट करते नहीं है, सुन रहे होते हैं, तो ये सही लगता है क्या? अगर मैं भी कैमरा ऑफ कर दूं और बस ऐसे ही बोलता रहूं तो आपको देखने में अच्छा लगेगा? तो मीटिंग का मतलब ही कुछ नहीं होता। आप लोगों को मैं पहले भी बोला, जब आपको ऑप्शन मिले आप पेशेंट डायग्नोस करते हैं, जब पेशेंट की ट्रीटमेंट क्वेरी रिपोर्ट लेते हैं, तो इसलिए मैंने किसी को पर्सनली नहीं बता के मैंने ये भी सोचा
कि मैं हिस्ट्री आप लोगों के सामने ओपन क्लियरली जब पढ़ के ट्रीटमेंट बताऊंगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम किस वे में थॉट से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन क्या आ रही है, क्या दे रहे हैं। लेकिन आप लोग अनम्यूट करके बोलना ही नहीं चाहते हो, सीखना ही नहीं चाहते हो। सामने वाले सिखाने की अगर कैपेसिटी लाए भी ना, तो धीरे 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 छोड़ देता है। इसलिए न्यूरोथेरेपिस्ट लोग भटक रहे हैं। कभी यहाँ भीख में उधार मांग के इलाज पूछेंगे, कभी वहां भीख में इलाज पूछेंगे, और पेशेंट पे ट्रीटमेंट करेंगे और बोलेंगे क्या, न्यूरोथेरेपी पेशेंट को ठीक ही नहीं करती है, बदनाम करते हैं। तो आप अपने आप को इनकरेज क्यों करेंगे? मेरा सिंपल था एक, आप लोग से यही बनता है कि आप अपने आप को इनकरेज कब करेंगे। हमने क्लास की टाइमिंग 8 o'clock इसलिए भी रखी है क्योंकि 8 से जब हमारी क्लास होती है तो 10 10:30 तक चली जाती है। मैं घड़ी देख के 1 घंटे में नहीं करता रिपीट। ठीक है। और किन्हीं का कहना है कि हम 9 बजे क्लास लें, 9 से फिर 11 बज जाएंगे, 11 बजे क्लास होगा। जब हम क्लास रिकॉर्डिंग सबमिट होगी, फिर उसके बाद कुछ और उसके काम होते हैं, तो उसके बाद फिर हमें सोने में भी लेट होता है। अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सबको स्वस्थ कैसे फिर कराने के उद्देश्य में काम कर पाएंगे। अभी मैं सिंपल विवेक सर। एक अभी मैं सिंपल एक क्वेरी की बात कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 6 ऐसी क्वेरी है जिसको मैं ट्रीटमेंट लाइव अभी बताने वाला हूँ जूम मीटिंग पे। अगर आपको स्क्रीन नहीं, मतलब ये कंफर्म नहीं हो कि मैं पढ़ के इसको ट्रीटमेंट कैसे दे रहा हूँ, तो मैं मीटिंग ज्वाइन करके ना दूसरी फोन से आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जस्ट वेट। आप लोगों को लग रहा है कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। वेट। जस्ट वेट। मैं ज्वाइन करके आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ से चीजें पढ़ रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। ओके। एक पे मैं इसको साउंड पे यूज कर दूँ। आपको एक और स्क्रीन दिख रही होगी, इसको मैं शेयर करूँ, शेयर स्क्रीन। सर जैसे आप पेशेंट का बता एक रहे मिनट। थे कि डबल सिम्टम है इसमें, हाँ अल्कलाइनरी हाँ। एसिडिक है सर, ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट देने में दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। इसका ट्रीटमेंट इसी इसी डिसाइड चीज के करने लिए में तो प्रॉब्लम रहती इसी है। इसी चीज के लिए तो मैं सिखा रहा हूँ अनिल जी। मैंने आपको, आपके शायद फैमिली में किन्हीं ब्रदर थे या कोई किन्हीं थे जिनके रिलेटेड मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बताया था। जब मैंने हिस्ट्री पूरी जी सर। समझ ली आपकी बातों से, फिर मैंने आपको एक ट्रीटमेंट ही बताया था सिंपल, कि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट दो आप, और उसके साथ पॉइंट लिवर इंटू 6 दो। आपको रिजल्ट मिला था। जी सर। अगर हिस्ट्री अच्छे से समझेंगे ना, तो एक एक छोटे छोटे ट्रीटमेंट पे भी रिजल्ट आप निकाल के ला सकते हो। बट सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये लगती है ना, कि आप लोग को बोलने का मौका मिले तो आप लोग खुद से इनकरेज करके सीखना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यही है। इसलिए शायद आज कीमोथेरेपी भारत के उस चिकित्सा पद्धति के स्थान पे नहीं पहुंची है वो जहां तो रह इसे गई। वास्तविक वजूद पे होना चाहिए। सर मैं अभी बाहर था थोड़ा भी शॉप पे आया हूँ वापस, फिर तभी ऑन किया मैंने। नो वरी, कोई बात नहीं। मैं स्क्रीन शेयर कैसे करूँ इसमें, शेयर स्क्रीन, डिस्प्ले ओवर द ऐप। आलो ले जाओ। म्यूट कर लीजिए। शेयर एंटायर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन। नेक्स्ट। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है ये। हर किसी के फोन में ये एक ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को खुद से मैसेज भेज सके। अब ये मैसेज जो मैंने सबमिट किया अभी टुडे, और ये जो मैसेज सर दिख रहा अभी है। किया है, ठीक है। आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ दिख कि रहा मैं यहाँ से कोई चीटिंग करके आपको नहीं दिखा रहा, कि मैंने बुक खोल के रखा है और मैं कहीं से पढ़ रहा हूँ और मैंने आंसर कहीं से कर लिया है। ठीक है। ये जो टुडे का ये जो मैसेज है ना, इसके ऊपर से 16 अप्रैल लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ से जो मैसेज है टुडे आज का, और ये जो मैसेज है
ये आप देखो नीचे लिखा हुआ है टाइमिंग 8:16 PM, मतलब मैंने लाइव भी गूगल फॉर्म से इस चीज को मैसेज पास आउट किया है यहाँ, और मैं इसको यहाँ से पढ़ रहा हूँ। थेरेपिस्ट नेम दीपेंद्र, मोबाइल नंबर जो है इनको दिया हुआ है, उसके बाद पेशेंट का नेम है रीना कुमल। आप देखो सामने दिख रही है, दिख रहा है एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। 15 नंबर पे नीचे मेडिकल हिस्ट्री, ये जो कॉलम है यहाँ पे 15 नंबर, 15 नंबर जी जो सर। कॉलम है यहाँ पे दिख रहा है ना, लो बीपी, जी अस्थमा, सर दिख एपिलेप्सी, रहा है। क्लियर कम। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको मालूम चलता है मेडिकल हिस्ट्री के बाद स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, एपेटाइट, स्लीपिंग टाइमिंग 8 घंटा है, डाइट नॉन वेजिटेरियन डाइट खाना खाते हैं। और 25 नंबर कॉलम पे आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज लिखा हुआ है। बीपी इनकी कितनी है, 97/63। मतलब ये ऑलरेडी लो बीपी के केस में मतलब एसिडिक नेचर है इनको, लास्ट टाइम से भी हमेशा एसिडिक नेचर रहता है। ये चीजें आपको क्लियर दिख रही है? जी दिख जी रही सर। है। मैं यहाँ से फोन से देख के बता रहा हूँ, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ कि मेरे को फोन पे दिख रही है, इसलिए मैं इसको फोन पे लेके यहाँ से आपके सामने फोन में हाथ में अपना पकड़ा हूँ और वही मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को बोला जाए ना, जब क्वेरी को आप कर रहे हैं ना, तो उसके पेशेंट की कॉन्सेप्ट को समझिए। इसलिए जब बीच में मैं बोलूँ बोलने के लिए, तो आपको चांस मिलता है, गोल्डन चांस, कि आप अपने को इम्प्रूव कर पाए। नफा का कॉन्सेप्ट यही है। जिस तरह से कुंदन सर लाइव रिपोर्ट के साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेट करते थे और सारी चीजें बताते थे, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करें और आपकी रिपोर्ट को लाइव मीटिंग में बताएं, ताकि आप हमारी थॉट को समझे कि हमने थॉट में किस किस चीजों को रखा और किसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहा। आपको रिजल्ट किसमें मिलेंगे? ये जिंदगी भर भीख मांग के उधार में ट्रीटमेंट कितना दिन करेंगे आप? ये आप पे डिपेंड करता है ना। खैर आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। ये चीजें अच्छी नहीं लगती, इसलिए कभी कभी ऐसी चीजें आती है सामने। खैर कोई बात नहीं। इनका स्टूल सर कॉन्स्टिपेशन इनके है केस और में यूरिन। जैसे वो पिंक, हेलो, बोलिए। सर इनके केस में जैसे जो पिंक जीभ लिखी हुई है ना, तो वो भी एक एसिडिक नेचर ही है, क्योंकि मैंने कई पेशेंटों में देखा है जिनको एसिड बढ़ा होता है तो उनकी पिंक जीभ दिखती है, क्योंकि उनकी जो लेयर होती है ना जीभ की, वो बिल्कुल वो हो जाती है, हट जाती है। तो यहाँ पे ये भी शायद एसिड को रिफ्लेक्ट ही करता है कि एसिड ही बढ़ा हुआ है उनकी बॉडी ठीक में। है, यानी एक ओके, नो फोटो वरी। होती है ना जीभ की, उससे पता चलता है। नो वरी। ऑप्शन हमारे गूगल फॉर्म पे बहुत कुछ है, जीप के पिक्चर पे हमने लिखा है, लेकिन हमने सिंपल लिखा है क्लियर पिंक, नो वरी। इनको स्टूल कॉन्स्टिपेशन है और यूरिन का कलर व्हाइट है, मतलब मोटिलिटी स्लो है, और कॉन्स्टिपेशन तो होगा मोटिलिटी स्लो होने पे। स्लिप इनको एवरेज आती है, 6 से 8 घंटे की नींद आती है, लेकिन डीप स्लीप में नहीं सोते। भूख इनको खुल के लगती है, और कोई एडिक्शन नहीं है। डाइट लेकिन नॉन वेजिटेरियन लेते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट हम इंसानों के लिए नहीं बना हुआ है। सही बात अगर कहा जाए तो इंसानों के लिए नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमें कुंदन साहब ने पढ़ाया था कि जिन लोगों का मुंह उनके चेहरे से बड़ा खुलता है वो नॉन वेज खाने के लिए बने हुए हैं। जिन लोगों का मुंह उनके चेहरे से बड़ा खुलता है वो नॉनवेज खाने के लिए बने हुए हैं। और जो लोग मुंह खोलकर दांत से ऐसे से चबाते हैं, चक्की जैसा चुगाली करते हैं, वो वेज खाने के लिए बने हुए हैं। दोनों कॉन्सेप्ट हैं। अब दोनों कॉन्सेप्ट में आप ईच एंड एवरीथिंग जिसको फिट करना है फिट कर लो। एक आध दो एक्स केस मिलेंगे तो उसको छोड़ दिया जाए, तो सारे लोग इसी कैटेगरी पे हैं। और आप अपने आप को चेक करो कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। हमें सर ने यही चीज सिखाई थी और ये बहुत अच्छे से चीजें याद रह जाती है। नेक्स्ट आते हैं, उनका टेम्परेचर 96 है। एलर्जी इनको निमोनिया है, एस्पिरेशन निमोनिया है। मतलब निमोनिया है मतलब देखो बोलने का मौका मिला तो सारे जब लोग एसिड म्यूट ही करके बढ़ा हुआ बैठे है हुए ना, हैं। निमोनिया भी होता है, तो एसिड का कहीं ना कफ प्रकृति बढ़ी हुई है। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? सर वायरल बॉडी है। और कोई बोलेगा? ठीक है, बोलने का मौका मिलता है सारे लोग चुप होकर बैठे रहते, जैसे एलर्जी लगता है ना कि वर्ल्ड कप जीतना है इनको पीछे पीछे। एलर्जी एलर्जी है सर इनको।
इम्यूनिटी चलिए, कम है सर। निमोनिया का मतलब होता लंग्स है में लंग्स का लंग्स में कम काम इन्फेक्शन है। करना, किडनी का कम काम करना, ब्लड सर्कुलेशन का कम काम करना। ठीक है, सिंपल से कोड वर्ड में समझोगे तो आपको यही चीज पता चलेगा। विवेक सर, आपकी आवाज थोड़ा बीच बीच में कट हो रही है। हमारे यहाँ एक्चुअली काफी तेज बारिश हो रही है, इसके कारण आपको साउंड थोड़ा कट के आ रहा होगा, नेटवर्क का इशू है। नहीं, ओके ओके, ठीक है। स्लो भी आ रही है आवाज। नेटवर्क का इशू है सर, बारिश हो रही है काफी यहाँ आज। तो इनको जो प्रॉब्लम है उनको एस्पिरेशन निमोनिया है, और जो डिजीज है वो पैरालिसिस है। पेशेंट बेड रिडन है, 27 साल की उम्र में पेशेंट पैरालिसिस है और बेड रिडन है। अब इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री अब पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आपको चीजें समझ में आएगी। 8 साल पहले पेशेंट ने एक दवाई खाई थी, नहीं, 8 साल पहले पेशेंट ने इंडोसल्फास 35 EC नाम के इंस, इंस, इंसेक्टाइड, उन्होंने वर्ड लिखा इंसेक्टाइड पॉइजन खाने से उनका बॉडी पैरालाइज्ड हो गया था। मतलब उन्होंने इंडोसल्फास पॉइजन खाया था जिसके कारण उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हुई थी। अभी पेशेंट बेड रिडन है, हाथ पैर कभी कभी चलती है, आवाज बिल्कुल नहीं है, सेंस है मगर उतना नहीं है, दबाने से होने वाले दर्द में रिएक्शन देती है। एस्पिरेशन निमोनिया के कारण खाना नाक के जरिए पाइप से देना पड़ता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को लगे बहुत कॉम्प्लिकेशन है, आप डर जाएं कि अरे बाबा रे इतना है क्या देंगे, नहीं। जितनी कॉम्प्लिकेटेड है ना उतना बहुत इजी वे में ट्रीटमेंट होता है, मैं तो यही समझता हूँ। सिंपल सी बात है। बाद बाकी आप लोग क्या समझते हैं ये आप पे डिपेंडेंट है, बट लेकिन बहुत आसान होता है। अब इस पे आगे लिखा है उन्होंने, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से पहले बार बार इन्फेक्शन, फिर सीआरपी, ईएसआर, न्यूट्रोफिल्स वगैरह हाई रहता था। अभी पेशेंट इस चीज से बाहर है, मतलब ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है। नहीं तो बार बार फीवर होता था, बीपी नॉर्मल से थोड़ा लो है क्योंकि बीपी, क्योंकि हीमोग्लोबिन लो और आरबीसी लो है। हीमोग्लोबिन लो है और आरबीसी लो है, मतलब अगर आरबीसी लो होगा तो हीमोग्लोबिन भी लो होगा, हीमोग्लोबिन लो होगा तो आरबीसी भी लो होगा, दोनों लो होगा। ट्रीटमेंट चालू है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। ट्रीटमेंट चालू है, मेंटेन हो रहा है। एमआरआई ओल्ड रिपोर्ट में ब्रेन एट्रोफी विथ डायलेटेड वेंट्रिकुलर सिस्टम लिखा है, ठीक है। ब्रेन में एट्रोफी हो रखी है, और उसके साथ साथ सीटी स्कैन, और सीटी में माइल्ड सेरेब्रल एडिमा लिखा था। मतलब सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें माइल्ड सेरेब्रल एडिमा लिखा था, उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। न्यू एमआरआई नहीं है। इन्होंने कुछ चीजें गलत लिखी है तो बहुत चीजें अच्छे डिटेल मतलब डिटेल्ड हिस्ट्री भी लिखी है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने डिटेल्ड हिस्ट्री लिखी और ट्रीटमेंट क्या दिया ये भी बताता हूँ आपको, इन्होंने ट्रीटमेंट क्या क्या दे रखा है। पेन पॉइंट डिटेल्स जो उन्होंने लिखा है कि इनको टो फिंगर स्प्लीन और टो फिंगर म्यूकस में पेन फील होता है। टो फिंगर स्प्लीन और टो फिंगर म्यूकस, यानी कि राइट साइड पे दोनों पे, राइट साइड पे दोनों पैर पे स्प्लीन और म्यूकस राइट साइड के दोनों पैरों पे आता है, और इसका इफेक्ट बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। स्प्लीन और म्यूकस हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में है तो इसका पेन है, ठीक है। अब उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया है नॉर्मल एज नॉर्मल माइल्ड दिया है, क्या वाला मल्टीविटामिन दिया है, 6 ADR के साथ प्योर फोलिक ब्लैक दिया है, लार्ज फोलिक ब्लैक, यूडीएफ विटामिन फॉर्मेशन फॉर्मूला क्लॉकवाइज T1 T2 एट्रोफी ट्रीटमेंट भी दिया है, कुंडलिनी 40-60 20-40-60 का सेट, एटीएफ दिया है व्हेन नीडेड, पॉइंट लीवर घर पर कर्मा किया, अच्छा घर पर सिखा दिया गया है, ओके। इन्होंने पॉइजन खाया है तो इनको विड्रॉवल ट्रीटमेंट देना चाहिए था, विड्रॉवल ट्रीटमेंट इन्होंने अभी तक यूज नहीं किया है। हिस्ट्री जो है इसमें इन्होंने पॉइजन खाया था, और ये जो पैरालिसिस का केस इन्होंने लिखा ना, बॉडी पैरालाइज्ड है, इसकी बॉडी ना इनके दोनों पैरों के नीचे पैरालाइज हो गई, मतलब पैराप्लेजिया का केस होगा। पैरालिसिस के चैप्टर मैंने पढ़ाया भी था, हमारी रिकॉर्डिंग अगर आप चैनल पर देखें यूट्यूब चैनल पर उसमें है।
जो मैंने पैरालिसिस को डिफाइन किया था ना, तो उसमें पैरालिसिस को मैंने हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया वगैरह कॉन्सेप्ट में मैंने डिवाइड किया था। ये पेशेंट पैराप्लेजिया के केस में पैरालिसिस है। और पैराप्लेजिया के केस में पैरालिसिस है क्योंकि ये पॉइजन खाने के कारण इनकी लोअर बॉडी इंपैक्टेड हुई है। अब इस केस में लोअर बॉडी इंपैक्टेड होती क्यों है, इस चीज को समझ लीजिए। जब पॉइजन खाया गया और पॉइजन स्टमक के अंदर है, तब तक वो घूम फिर के बाहर निकालेगा। लेकिन स्टमक से अगर नीचे दुर्गंध को पार कर गया, दुर्गंध को पार कर गया, तो इंटेस्टाइन में जाएगा, जिसके काफी लूज मोशन होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बॉडी का नेचर है, अनवांटेड चीज जैसे ही आएगी तो सिक्योरिटी गार्ड उसको फ्लश आउट करके बाहर निकालेगा। तो जैसे ही पॉइजन बॉडी के अंदर गया, और पॉइजन अंदर जाते ही बॉडी में या तो वॉमिट बहुत ज्यादा हुई होगी, या नहीं तो फिर लूज मोशन क्या होगा, या नहीं तो फिर लूज मोशन उनके कॉन्स्टिपेशन होने के कारण नहीं हो पाया, तो उसके असर के कारण बॉडी ने रिफ्लेक्ट करना चाहा, तो ब्रेन ट्रिगर किया, जिसके कारण पैराप्लेजिया का केस हुआ। ये चीजें क्लियर अभी समझ में आई, हिस्ट्री समझ के आपको? यस सर। क्या लगा हिस्ट्री में कुछ चीजें? मैंने भी दीपेंद्र जी से बात भी नहीं की है। अभी मैं इनकी क्वेरी अभी गूगल फॉर्म जो था उसमें कुछ इशू था टेक्निकल, जिसको मैं अभी लाइव सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। इन्होंने ट्रीटमेंट जितना भी दिया है, इन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा दिया है, लेकिन इन्होंने इनको नॉर्मल एज ए नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए था। नॉर्मल अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट की जगह इनको नॉर्मल ट्रीटमेंट देना चाहिए था, और उसके साथ साथ इनको विड्रॉवल ट्रीटमेंट देना चाहिए था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कोई बताएगा? चलो, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट अब्जॉर्प्शन का काम करता है ना। अजय जी नॉर्मल सर। एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। जैसे ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ जाएगा। यस सर। इसलिए कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा तो हम नॉर्मल एज ए नॉर्मल को नॉर्मल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और उनके वो चीजें ब्लड में होगी, ऑब्वियस सी बात है। उनका गुड्स के इंटेस्टाइन में अगर हम आते हैं, तो हमारा जेजनम और इलियम के पार्ट में विलाई होते हैं। और विलाई के कंडीशन पे जरूर अभी भी इस पॉइजन का इफेक्टेड है कि वहां के न्यूरॉन्स हेल्दी नहीं हुए हैं। इस लेवल विड्रॉवल ट्रीटमेंट यूज करना चाहिए। बाद बाकी इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया है, अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एज पर कंडीशन उन्होंने लिखा भी है। कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया गया है, ओके, नो वरी। लेकिन इनको 2 फिंगर ट्रीटमेंट जरूर देना चाहिए, क्योंकि इनको स्प्लीन का और म्यूकस का पेन है। तो सिंपल सा एक्टिवेशन पूरी बॉडी का, क्योंकि 6 2 फिंगर अगर ऑल पहले देंगे ना, तो पूरी बॉडी एक्टिवेट होगी। पैराप्लेजिया में नीचे का ऑर्गन फेल हो रहा है, मतलब ऊपर की बॉडी का लोड नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर ऊपर के ऑर्गन को अगर हम खोलना शुरू करेंगे, तो नीचे वाला बॉडी भी ऑटोमेटिक खुलना शुरू होगा। दैट मीन 6 2 फिंगर ऑल देना चाहिए इनको पहले, उसके बाद फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट और विड्रॉवल ट्रीटमेंट। और विड्रॉवल ट्रीटमेंट अगर आज दिया और फिर कल दिया, तो कल इनको किडनी क्लियर ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। अल्टरनेट डे पे किडनी क्लियर ट्रीटमेंट विड्रॉवल के ट्रीटमेंट के साथ देंगे तो इनको ज्यादा फायदा होगा। क्लियर हुआ? एक क्वेरी हमने सॉर्ट आउट की। अब आते हैं दीपेंद्र जी की, एक क्वेरी हमने क्लियर किया, अब आते हैं दूसरी क्वेरी पे। सर इन्होंने जो पॉइजन खाया है तो ये पेशेंट डिप्रेशन में नहीं था स्टार्टिंग में? अब ये हिस्ट्री नहीं है ना। अगर पॉइजन क्यों पेशेंट खाना यहाँ, पड़ा? अगर यहाँ दीपेंद्र जी जुड़े हुए होते तो हम इनसे लाइव पूछ सकते थे, लेकिन ये यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पेशेंट पे। दूसरे पेशेंट की डिटेल में बताऊं, दूसरे पेशेंट सद्दाब शेख जी हैं। सद्दाब शेख जी हैं। जी। आपने एक पेशेंट के लिए गूगल फॉर्म भरा है ना? पेशेंट का जो नेम है रूबीना, याद जी। है आपको? यस। हाँ, जी सर। आपके पेशेंट पे बात कर रहा हूँ। देखिए, मीटिंग में आप लोग ऐसे हाँ। जुड़ते हैं ना, बोलते हैं बीच में, तो ज्यादा अच्छा लगता है। आपके पेशेंट का नाम जो रूबीना है, 46 ईयर्स की फीमेल है और हाउसवाइफ है, मैरिड है। ब्लड ग्रुप नहीं पता, नो वरी। हाइट 4.5 फीट लगभग। वेट 53 kg। ठीक है, आइडियल वेट है, लेकिन वेट थोड़ा अगर 2 3 kg कम हो जाएगा तो उनका सर्कुलेशन और अच्छा होगा, देखने में थोड़ा फैटी होंगी वो। जी सर। 7 साल से इनको प्रॉब्लम है, एलोपैथी का ट्रीटमेंट खा रही है।
गैबाटीन GRS, गैबाटीन GRS 300, डुलोटेक टी, एर्बिना एनटी और जिविना प्लस खा रही है ये मेडिसिन। मेडिकल हिस्ट्री में लो बीपी है, जी पेक, ब्लैक ब्लैक के डॉट भी हैं, पिंक के कलर नेल्स है, यानी इनको फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी। ठीक है। हाँ सर। अभी मैं जहां पहुंचा मैं वहीं पे बता दे रहा हूँ, उसके आगे क्या आएगा नहीं पता। लो बीपी भी है और जीप पे ब्लैक डॉट आ रहे हैं, मतलब फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी। इनके दोनों पार्कों वाले हिस्से पे पेन आएगा, दोनों पार्कों में पेन आएगा, एक में नहीं आएगा। नेल्स जो है लाइट कलर के हैं, यूरिन का कलर येलो, मतलब पानी कम पीती हैं, और एसिडिक नेचर लो बीपी यहाँ तो टैली कर जाता है। सेमी सॉलिड स्टूल होता है, मतलब इनके पेट में गॉल का और लीवर का पेन जरूर आएगा, क्योंकि सेमी सॉलिड स्टूल तभी होता है जब आपका फैट सही से नहीं पचता और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी पेट में इनको भूख नहीं लगती है। अब नेक्स्ट आते हैं, इन चीजों को रिकवर करने के लिए बॉडी डिप्स जाती है, इसमें नींद इनकी बहुत अच्छी है, 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं। एपेटाइट, इनको हंगर अच्छा लगता है, क्योंकि इनको खाना जब पेट में तेल वगैरह जो फैट का है वो नहीं पच रहा है, तो उनको हंगर लगेगा कि और हम ज्यादा खाएं ताकि हमको एनर्जी मिले। ठीक है। डाइट इनका नॉन वेजिटेरियन है, और कोई चीज का एडिक्शन नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, बीपी ब्लड प्रेशर 120/80 है, पल्स 72, ऑक्सीजन 99, टेम्परेचर 97, एलर्जी नहीं है। डिजीज न्यूरोपैथी, बताइएगा सद्दाब जी ने न्यूरोपैथी में क्या बीमारी, क्या आपने सिर्फ न्यूरोपैथी लिखा है। 7 साल से हाथ सर। पैरों में झुनझुनी है, चक्कर है और हाँ। सूजन, पैरों में सूजन भी आती है, हाथ में सूजन आता है, डिप्रेशन, थकान लगता है, यही। जी सर। और इनका कोई पेन अवसाद पॉइंट ग्रस्त आपने नहीं रहते कोई नहीं। आपने जो इनका पेन पॉइंट डायग्नोस किया, इनका गॉल और लीवर का कोई पेन नहीं है। हाँ उस समय नहीं आया था। गॉल और लीवर का पेन 100% होगा, अच्छा। 100% पेन होगा। अगर स्प्लीन का, म्यूकस का, लेफ्ट ओवरी का, गैस का, गैसाई का और पित्त का लगभग सब पे 3+ का पेन इंडिकेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका गॉल और लीवर में भी पेन आएगा। ठीक है। आप इस केस में ट्रीटमेंट क्या देंगे? ठीक है। अब इनकी प्रॉब्लम क्या आते हैं, तो कोई बताएगा अनम्यूट करके? सताब जी यही है। सताब जी, मैंने आपको इस सेशन से रिलेटेड अभी तक कोई बात की है या मैसेज ड्रॉप किया है, किसी तरह की कोई क्वेरी की है इस पे आपको, ये बताइए। नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ। नहीं, तो मैं लाइव बता रहा हूँ, तो मतलब सारे लोगों के साथ लाइव बता रहा हूँ। मैंने अभी स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दी थी, रिकॉर्डिंग में आप देख लेंगे। खैर, आपने ट्रिपल ट्रिपल प्लस का पेन लिखा है, यानी इनके होल एब्डोमेन का पेन है। मैं पहले बता दूं, होल एब्डोमेन का पेन है, गैस ओनली, गैस आई है और स्प्लीन म्यूकस है, दैट मींस इनको गॉल और लीवर का भी पेन होगा। होल एब्डोमेन में पूरा का पेन आएगा। ठीक है। ट्रिपल प्लस का पेन है। ठीक है। और इनकी हिस्ट्री जो लो बीपी की है, और इनका स्टूल कॉन्स्टिपेशन होगा। अच्छा, स्टूल सेमी सॉलिड है, मतलब स्टूल अच्छा नहीं है। आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, कोई बताएंगे, कोई गेस करेंगे इनको क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? मैंने सारी चीजें बता दी आप सर लोगों को अभी तक। सर एसिडिक नेचर है तो एसिड ट्रीटमेंट पहले देंगे, और होल हम्म। एब्डोमेन में उनको पेन है तो जीवन धारा दे देंगे, और ठीक है। सेमी सॉलिड यूडीएफ भी दे देंगे, और लार्ज फॉलिक ब्लैक। कोई और और बोलेगा? लास्ट में एक अभी अम्मा, मैंने सर ऐसे ये ट्रीटमेंट करना नहीं इन्फ्लेमेशन। सिखाया था आपको। ठीक है। थोड़ा सा ना प्रैक्टिस पे आप अपनी ध्यान दो, पढ़ाई पे। हमने ऐसे नहीं पढ़ाया है आपको। आपके कुछ ट्रीटमेंट सही सर है, लेकिन कुछ टोटल ट्रीटमेंट गलत है। ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे? सर यहाँ ग्रुप में, मतलब होस्ट पैनल को छोड़कर 20 लोग हैं। अगर नहीं समझ में आ सर रहा है तो होल एब्डोमेन अनम्यूट पेन। करके बताइए ना कि हाँ नहीं पता सर, आप बताओ। मैं भी तो देखूं किन लोगों की थॉट प्रोसेस में चल रही है, किन लोगों का थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है।
अगर थॉट सर प्रोसेस नहीं ये चल तो रहा है, हो दैट मीन्स कि आप खुद से भी थॉट सुन रहे हो, पेशेंट की क्वेरी सुन रहे हो, समझ रहे हो, ताकि फ्यूचर में आप अपने आप को इतने काबिल बना पाए कि कोई भी केस आए तो समझ लेंगे, नो वरी। बताइए, किनको लगता है कि ट्रीटमेंट क्या सर देना होल चाहिए? एब्डोमिनल का ये प्रथम दृष्टया लग रहा है, हम्म। और इसमें यूरिक भी आ रहा है सर। तो आईटीएफ न्यूट्रल, फर्स्ट ट्रीटमेंट इनको आईटीएफ, उसके बाद न्यूट्रल, और एसिड नेचर में एसिड, और न्यूरोपैथी न्यूरोपैथी लिखा हुआ है सर। तो इसमें हम हमें लगता है कि नारायण जी, दूसरे को सर। मौका दीजिए। कोई जी और सर। बोलना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो पेशेंट का जो पेन पॉइंट है उन्हें क्लियर करेंगे। हम्म। और कैसे क्लियर मैं तो करेंगे? जनरली हैं कैसे क्लियर करेंगे? वही तो जानता हूँ। ये सर फॉर्मूला नंबर 4 देना पड़ेगा उनको पहले तो। टू फिंगर देके, टू हम्म। फिंगर ट्रीटमेंट दे करके सबसे पहले उसका गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, जहाँ जहाँ पेन है पेट को चेक करके उसका ये करेंगे। और या 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, 1 पॉइंट ठीक है स्प्लीन इंटू राजेश जी, 6 किसी करेंगे। और को मौका देते हैं। कोई और बताएंगे? आप लोग अपने आप को सर अनम्यूट करके बोलना सीखिए। जब लोग कोई सर एक बार पहले बोलते हैं तो दूसरे को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बता दूं, क्वेरी आंसर से जितने राउंड करेंगे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ट्रीटमेंट हो कैसे रहा है। इसलिए गोल्डन चांस मिस करेंगे ना, तो आप लोगों के इस बिहेवियर के कारण मैं भी ना बहुत रियल बिहेवियर आप लोगों के साथ यूज करूंगा कि आपको रिकॉर्डिंग ही नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आप लोग जो कहिए, खुश रहिए तो खुश, नाराज रहिए तो नाराज। क्योंकि मुझे आज फीडबैक में मिला है, आप सर जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हो आपका प्रिंसिपल बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। सीखना है तो सीखना है, मतलब वही चीज है आपके साथ। इसलिए आप लोग अनम्यूट कीजिए और अपने आप को बोलिए। करुणा जी, बहुत अच्छा लगा, आपने हैंड राइज किया, बताइए। सर इसमें जैसे कि केस हिस्ट्री पड़ी है तो इसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ज्यादा लग रही है, क्योंकि नर्व का कहीं ना कहीं वो आ रहा है ना पेन जो है, न्यूरोपैथी वो भी यही है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। और जीप हम्म। पर भी जैसे कि वो डॉट मिले काले के, तो आपने बताया था कि फॉलिक एसिड की कमी है। हम्म। तो पहले इनका हम जो डाइजेशन ही ठीक करेंगे, यानी कि नॉर्मल जो नॉर्मल 6 गैस आए, जिससे कि अब्जॉर्प्शन बढ़े उनका, आंतों का। हम्म। यानी जो वो और फूड खा रही है वो शायद अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है उनका, सारी चीजें। और कोई और बताएंगे? अभी तक आप लोग टारगेट पे पहुंचे ही नहीं हो। एनीवन? सर इसमें मेरे ख्याल से तो सर ये ओल्ड ईडीएफ, लार्ज फॉलिक ब्लैक, देन 10 पेन मेटाबॉलिज्म, विड्रावल ट्रीटमेंट, आईटीएफ, ये जाना चाहिए सर इसमें मेरे हिसाब से। एक एक ही बार पेशेंट को ना प्लेट में रसगुल्ला भी दे दो, समोसा भी दे दो, कचौड़ी भी दे दो, समोसे भी दे दो, रसमलाई भी दे दो, जलेबी भी दे दो, पंतुआ भी दे दो, और बोलो एक ही बार खा लो। मतलब आप लोगों की ट्रीटमेंट से तो हमें यही लगता है। नहीं एक, नहीं नहीं एक बार में नहीं सर, इसको जैसे 1 1 डे चेंज करके अगर ऐसे दें। कैसे? आप क्लियर अगर सोचना शुरू करेंगे ना पिक्चर देख के, तो मैं तभी से मेरे माइंड में ट्रीटमेंट बना हुआ है कि पेशेंट को यही ट्रीटमेंट देना है, कुछ नहीं देना है, बस ये दे देना है। इसके साथ एक सपोर्टिव ये ट्रीटमेंट दे दो, पेशेंट खत्म। बहुत हुआ तो तीसरा एक ट्रीटमेंट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो चौथा कुछ नहीं है। कोई बताएंगे? सर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी? अशोक जी, आपने एक बार बोल दिया तो अपने टर्न का वेट कीजिए, जब दूसरी क्वेरी आएगी तब। इसलिए ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ ओके आप सर। लोगों को इसकी सबसे सिंपल लॉजिक। इस पेशेंट को ना हम एडवांस यूडीएफ का ट्रीटमेंट देंगे पहला। एडवांस यूडीएफ का ट्रीटमेंट देते ही सारी चीजें इसकी खत्म हो जाएगी, ऑल टू ऑल। और इस ट्रीटमेंट को देने के बाद पेशेंट को हम सिंपल एक छोटा सा ट्रीटमेंट देंगे, न्यूजीन्स 3 माइल्ड वर्सन वाला। और उसके बाद पेशेंट को न्यूट्रल दे देंगे, बस पेशेंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। विष्णु प्रकाश सर, एक बार अनम्यूट करेंगे सर? मैंने 3 सजेस्ट की सर, हिस्ट्री के टोटल के अकॉर्डिंग, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। एडवांस यूडीएफ प्लस न्यूजीन्स 3 माइल्ड वर्स, और उसके बाद न्यूट्रल। मेरे साथ सुन लो सर।
क्या सर? सही है सर, सही है सर, सही है, मैं सब सुन लिया, अब मैं इसका मैं मैं लॉजिक आप लोगों को भी बता दूं कि मैंने ये 3 ही ट्रीटमेंट क्यों सजेस्ट किया। मैंने बोला ना मैक्सिमम 2 या फिर तीसरा, उससे ज्यादा नहीं। एडवांस यूडीएफ ट्रीटमेंट जैसे ही आप देंगे ना, तो पेशेंट की बॉडी का जो कंडीशन है, पेशेंट की बॉडी में फुल एब्डोमेन का पेन है, सारे पेन पॉइंट का पेन है, उसके साथ साथ पेशेंट को लार्ज फॉलिक ब्लैक का भी पेन है, ब्लैक डॉट है। तो यूडीएफ, एडवांस यूडीएफ ट्रीटमेंट देते ही उसमें दोनों पार्को भी आएंगे, मेडुला भी आएंगे, पेशेंट को सही से पेट में खाना नहीं पचता, तो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक एक्टिवेट होना चाहिए, उसमें सबक्लेवियन भी आएगा, सॉरी, ये तो उसमें टाइलिन पॉइंट है, सबक्लेवियन है, और 15 मेडुला है, फिर पार्कू है, फिर 10 मेडुला, वन गैस ओनली, वन गैस आई, ऐसा है। और उसके बाद या आप उसको हार्ड वर्जन में देना चाहें, बड़े वर्जन में, तो 10 मेडुला के साथ सीख गया तो ओनली सीख गया था ही आएगा। फिर पूरा नॉर्मल है, अजय नॉर्मल है, फिर उसके बाद और भी प्रोसेस है पूरे एडवांस यूडीएफ के ट्रीटमेंट में। तो इस तरीके से पूरा उनका होल एब्डोमेन सेट कर जाएगा। मतलब पेन पॉइंट निकल तो आप ऐसे निकाल तो दोगे, लेकिन निकालने के बाद उसको न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे? तो अगर हम एडवांस यूडीएफ ट्रीटमेंट यहाँ पे यूज करते हैं, तो हमें इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट पहले ट्रीटमेंट पे ही मिल जाएगा, पेशेंट को रिलैक्सेशन आ जाएगा। हमने न्यूरोपैथी का जो केस है, पैरों की तरफ झुकनी जो होता है, नसों में खिंचाव आता है, इसके लिए हमने माइल्ड 3 ट्रीटमेंट यूज किया। दैट मीन्स 3 पेन 1 WE 2 चेस्ट ओनली 5 राउंड एरो, ठीक है। और उसके बाद हमने पेशेंट की बॉडी को जो भी हमने प्लस माइनस किया, उनकी बॉडी में पेन है तो हमने न्यूट्रलाइज करके छोड़ दिए, कुछ नहीं किया इससे। लार्ज फॉलिक ब्लैक वगैरह आप जितना यूज करना चाह रहे हैं ना, लार्ज फॉलिक ब्लैक या टेंपल मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट, मैटर ही नहीं करता। अगर पेशेंट को गैस ओंडी का डबल प्लस, ट्रिपल प्लस, 4 प्लस का पेन आ जाए, आंख बंद करो, यूपीएफ ट्रीटमेंट से स्टार्ट करना शुरू करो, पेशेंट इंस्टेंट रिजल्ट पहली थेरेपी पे आती है। नेचुरोपैथी इनका केस है, न्यूरोपैथी का पैरों की तरफ है, इसलिए हमने माइल्ड न्यूजेंस 3 ऐड किया, फिर बॉडी को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट डे जब इनको ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो नेक्स्ट डे ट्रीटमेंट करने के बाद पहले से बहुत अच्छी रिकवरी दिखेगी, कि इनको रिकवरी अच्छा आना शुरू हुआ। जैसे ही रिकवरी अच्छा आना शुरू हुआ, उसके बाद फिर उस डे के अकॉर्डिंग तो हम ओल्ड यूडीएफ देंगे। एडवांस यूडीएफ जरूरत पड़ी तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर ओल्ड यूडीएफ देंगे। ओल्ड यूडीएफ देने के बाद इनको एज पर कंडीशन की, पार्कू का पेन अगर है तो ठीक है, पहले से कम हो जाएगा, तो हम ओल्ड यूडीएफ पे ही काम कर लेंगे। फिर से उनको न्यूट्रल ट्रीटमेंट देंगे, न्यूट्रल देंगे। अगर उनका न्यूट्रल जीरो का पेन अगर ज्यादा आएगा, तो उस दिन पेशेंट को किडनी क्लियर ट्रीटमेंट के बाद न्यूट्रल देंगे, अदरवाइज उनको किडनी क्लियर ऐड नहीं करेंगे। दूसरे दिन का सिस्टम हो गया, तीसरे सिस्टम पे आएंगे, पेशेंट को गैस ओनली का पेन खत्म हो जाएगा, तो पेशेंट को नॉर्मल या नॉर्मल ट्रीटमेंट लाएंगे, उससे और माइल्ड ओवरथिंग पे। उसके बाद पेशेंट को हम एज पर कंडीशन, ग्लूकोज जीरो का पेन है तो ठीक है, लीवर जीरो का पेन है तो उसके अकॉर्डिंग एसिड ट्रीटमेंट या फिर अल्कलाइन ट्रीटमेंट, और उसी के अकॉर्डिंग किडनी क्लियर ट्रीटमेंट, और उसके बाद फिर न्यूजेंस 3 एडवांस वर्जन वाला। एडवांस वर्जन वाला मतलब 8 पेन 6 WD, 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड वो देंगे, और फिर 1 पॉइंट लीवर × 6, तब लीवर अच्छे से काम करना शुरू करेगा और इनको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे ना, तो बिल्कुल आसानी से होगा। लेकिन जब हम ये ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेंगे, तब आप सोचोगे कि मैंने लास्ट में क्यों ऐड कर दिया। किसी के मन में ये सवाल आया? सर सेकंड डे का ट्रीटमेंट तो समझ आया, थर्ड डे का बहुत स्पीड में चला गया सर, एक बार फिर से बोलिए। रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, वापस से सुन लेंगे आपको। मैं 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मैंने पॉइंट लीवर तीसरे दिन या तीसरे दिन के बाद चौथे दिन से मैंने पॉइंट लीवर × 6 ऐड करना शुरू किया। क्यों किया, कोई बताएगा? आप लोगों को क्या थॉट लगता है इसमें? वो बोलने का चांस मिले तो सभी लोग म्यूट करके बैठे रहते हैं। नहीं पता तो ये भी नहीं बोलेंगे कि नहीं पता। लीवर 500 केमिकल निकलता है बॉडी में, तो कुछ ना कुछ काम कर लेगा। लीवर पेशेंट की को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि पेशेंट की बॉडी लीवर में अगर केमिकल मैं बता फैक्ट्री है दूं, ना हमारे
मैं बता दूं, अगर पेशेंट की बॉडी में सेमी सॉलिड स्टूल आ रहा है, दैट मीन्स पेशेंट की बॉडी में गॉल ब्लैडर का फंक्शन वीक है। अगर हमने पहले लेवल पे पूरे डाइजेशन के मतलब फंक्शंस को ठीक कर लिया अच्छे वे में, तो पेशेंट की बॉडी से लीवर सारे केमिकल बनाएगा, तो गॉल ब्लैडर को सपोर्ट देगा हील करने के लिए। इसलिए हम 0.लीवर/6 को यहाँ पे यूज कर रहे हैं छोटे वे में, ताकि वो गॉल ब्लैडर को सपोर्ट करे। अब गॉल ब्लैडर को सपोर्ट करना शुरू करेगा तो वो सीधी सी बात है, फंक्शन अच्छा हो जाएगा, तो उनको सेमी सॉलिड स्टूल आना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्वेरी क्लियर होगी शताब जी आपकी? शताब जी आवाज आ रही है? धन्यवाद जी सर, धन्यवाद जी। क्लियर हो गया? सिंपल था एकदम, है ना? जी कॉम्प्लिकेटेड केस कुछ नहीं है। मन से तब भ्रम बाहर निकालना शुरू कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, जो क्वेरी आई हुई है मेरे पास 7 जून की थी एक क्वेरी, एक। उसके बाद आते हैं आगे। ये कॉपी देन पेस्ट। ओके। अब नेक्स्ट क्वेरी जो हमारे पास है, ये है संदीप यादव जी। संदीप यादव जी हैं? नहीं है संदीप यादव जी, नो वरी। चलिए इनकी क्वेरी पे भी बात करते हैं। ये तीसरा क्वेरी है, इसके बाद 3 क्वेरी और हैं, उस पर बात करेंगे। होपफुली आपको सेशन समझने में इंटरेस्टिंग लगे। बोरिंग लगे तो बहुत अच्छी बात है, मान ले में लड्डू बांटिए, बोरिंग लगना बंद हो जाएगा। नहीं सर, अच्छा लग रहा है, यानी कि अब हमें भी थेरेपिस्ट समझ में आ रहा है थेरेपिस्ट जो ट्रीटमेंट है कैसे देना संदीप है, जी हैं। सही से देख। संदीप जी हैं। और संदीप जी के जो पेशेंट हैं उनका नाम लक्ष्य है। उम्र 14 साल है। 14 साल है। मतलब पेशेंट की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना अब शुरू हो रहे होंगे। इट्स अ मेल पेशेंट, ठीक है। जैसे नाम में लिखा हुआ है लक्ष्य, दैट मीन्स मेल पेशेंट 14 साल है, तो 14 साल की एज के बाद अब हार्मोनल चेंजेस होंगे। अब देखते हैं पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। बच्चा है, स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, अनमैरिड है। हाइट 4 फीट 1.5 इंच है। वेट 30 kg है, मतलब माल न्यूट्रिशन का शिकार है। हाइट 4 फीट 15 इंच है और उसके अकॉर्डिंग वेट 38 है, तो माल न्यूट्रिशन होगा इसकी बॉडी में। वेट की डिफिशियंसी होगी, खाना इसको नहीं पचता होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। वेट 38 kg, ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग 7 महीना, 7 महीने से इसको प्रॉब्लम है। प्रीवियस मेडिकल ट्रीटमेंट एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथी दवाई खाया है। विच मेडिसिन इज टेकन नाउ? इंसुलिन इंजेक्शन 15 यूनिट। मतलब मैं पहले ही बोल दिया कि इसको खाना नहीं पचता होगा, मतलब इंसुलिन 15 यूनिट ले रहा है। इट्स डायबिटिक केस। डायबिटिक केस होने के कारण ऑब्वियसली डायबिटीज में लोग पतले दुबले हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उनके शरीर में खाना नहीं लग रहा है, ठीक है। रिपोर्ट पढ़ते ही, मतलब समझते ऊपर हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। आपको समझ में आ रही है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ? इन्हीं को समझ में आ रही यस सर। है। अब हिस्ट्री जो है पेशेंट की डायबिटिक है और पेशेंट लो बीपी में है। नेल्स में व्हाइट स्पॉट दिखते हैं, व्हाइट स्पॉट दिखते हैं, मतलब पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है ड्यू टू डायबिटिक, क्योंकि ब्लड शुगर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड के से मूव ऑन करने में उनको दिक्कत होती है, सीधी सी बात है। अगर सिंपल पानी अगर आपको पीने को दिया जाए तो आप पानी पी लेंगे, लेकिन अगर आपको शरबत पी दे दिया जाए, शरबत और पानी के टेक्सचर में देखा जाए तो बहुत उसके थिकनेस में अंतर नहीं होता। लेकिन अगर शरबत आपको पीने के लिए दिया जाए तो आप 4 गिलास से ज्यादा नहीं पी पाएंगे, जबकि पानी आप 5 गिलास 6 गिलास प्यास लगी हो तो पी सकते हैं। मतलब 1 से 10 लीटर पानी पी सकते हैं, शरबत नहीं पी सकते क्योंकि उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। तो ब्लड के अंदर अगर शुगर ज्यादा आ गई तो ब्लड की डेंसिटी है ना वो थोड़ी चिकनी हो जाएगी, तो उसके अंदर से लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसनोफिल जो भी XYZ हो, वो सबकी फिलिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। इसलिए पेशेंट को डायबिटिक होने के बाद वीकनेस फील होता है। सिंपल से कॉमन लैंग्वेज में चीजें समझ में आ रही है तो आप अपना नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये चीजें रिपीटेशन नहीं होगी ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये चीजें आप कब समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। यूरिन कलर येलो है, डिफिशियंसी होगी, कॉन्स्टिपेशन है, मतलब एसिडिक नेचर में है। स्लीप एवरेज है, ऑब्वियसली ये डायबिटिक पेशेंट है तो रात में ऑब्वियसली बार बार उसको यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता होगा, इसलिए नींद एवरेज है। भूख बहुत ज्यादा लगेगी,
क्योंकि डायबिटिक है, शरीर के अंदर इंसुलिन पहुंचेगा नहीं अच्छे से, तो भूख बार बार लगे लगेगा, फिर खाना खाएं, शरीर कमजोर लग रहा है फिर खाएं। डाइट वेजिटेरियन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एप्लीकेबल ही नहीं है। ब्लड प्रेशर इन्होंने चेक नहीं किया है, पल्स नॉर्मल है, ऑक्सीजन नॉर्मल लिखा है इन्होंने, टेम्परेचर नॉर्मल लिखा है। ये नॉर्मल 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 समझ में नहीं आता मेरे को कभी। एलर्जी कुछ नहीं है। डिजीज, डिजीज में इन्होंने लिखा है शुगर इनकी जो होती है, ब्लड शुगर, वो 120 से लेके 160 तक जाती है। हिस्ट्री में इन्होंने लिखा है सिर्फ शुगर। तो सिर्फ और सिर्फ शुगर, कब, कहाँ, कैसे, कुछ भी नहीं है। मतलब हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ शुगर है और 14 साल की उम्र में है। तो ये डायबिटिक इंसिपिडस है या डायबिटिक मेलिटस है, ये बताइए ना, कोई बताएगा? एनीवन, एक वर्ड में, इंसिपिडस है या मेलिटस है, कैसे कंफर्म करेंगे? मैंने डायबिटीज वाले चैप्टर में भी ये चीजें पढ़ाई थी, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अरे इंसिपिडस होगा डायबिटीज। क्यों और कैसे, कोडिंग क्या है इसकी? एक कम उम्र में शुगर आ गई ना सर, ये डायबिटीज। जो DM2 है वो तो 25-30 साल के बाद आता है, इसका तो एज कम है ना बच्चे का। मैंने पूछा कोडिंग क्या, मैंने बताई थी वीरेंद्र जी, कैमरा ऑन करके बोला कीजिए। अरे हो नहीं रहा कैमरा ऑन सर, क्या हो गया? स्टार्ट माय वीडियो। हम्म। हो गया हो कैसे गया हो गया। कंफर्म, कैसे कंफर्म करेंगे कि ये डायबिटिक इंसिपिडस है? ग्रुप के इस मीटिंग में पैनल को छोड़कर 18 लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई अनम्यूट करके बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने डायबिटीज वाले क्लास में एक छोटी सी कोडिंग बताई थी। कोडिंग तो ध्यान नहीं आ रहा सर, लेकिन बच्चे की एज को देख करके लग रहा है कि इंसिपिडस होना चाहिए। कोई और है जिनको कोडिंग याद है? सर आपने अल्फाबेटिकल बताया था अल्फाबेटिकल? तीनों को। हाँ, वो जी से वो वाली, यानी कि जो प्रेगनेंसी में होती है। भाई मेरे हम्म। को कोडिंग वो याद नहीं आ रही है, लेकिन ये वो था कि जो पहले आएगा, मतलब कि जी पहले आता, उसके बाद में आई, और फिर वो एम बाद में आता। ये चीजें मैंने बताई थी और मैंने उसमें कोड वर्ड यूज किया था इंसिपिटस, मतलब ये इंक्रीज करने वाले एज में होगा। मतलब शरीर बढ़ रहा है, मतलब बच्चे का उम्र बढ़ता है, शरीर भी बढ़ता है। बड़े हो जाने के बाद ना तो शरीर बढ़ता है, सिर्फ उम्र बढ़ रहा होता है। तो जो इंसिपिडस है वो बढ़ती उम्र में आएगा, यानी बच्चों के केस में आएगा। मेलिटस जो है वो बढ़ गई है, तो वो बढ़ी हुई उम्र में आएगा, तो सीधे मौत तक लेके जाएगा, इसलिए वो मेलिटस है। मैंने ऐसे कोड वर्ड यूज किए थे। दोबारा ये कभी भी मैं क्वेश्चन पूछूं ना, तब कोड वर्ड ही मैं नहीं बताऊंगा। क्लासेस में जो पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड अब मैं कोड वर्ड बताऊंगा ही नहीं किसी को। सीधी सी बात एकदम, मैं स्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं लिखेंगे, नहीं सीखेंगे, तो फिर वही वाली बात आएगी। नफा को फिर आप बदनाम नहीं कर सकते कि नफा में आपको चीजें क्लियर नहीं बताई गई। इसलिए मैं साफ शब्दों में आप सब लोगों को एज अ वार्निंग आप समझो या एज अ नसीहत समझो, ये आप सबके लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। पेशेंट की हिस्ट्री में उन्होंने सिर्फ डायबिटिक लिखा है। अगर ये डायबिटिक इंसिपिडस का केस है, तो डायबिटिक इंसिपिडस कब फाइंड आउट हुआ? अभी बच्चे की उम्र जो है ये, बच्चे की उम्र इन्होंने लिखी है टोटल 14 साल। तो बच्चे की ये 14 साल की एज में इसको इंसुलिन पड़ रही है 15 यूनिट डेली की। तो ये शुरू कब हुआ था? 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, या बाई बर्थ हुआ था? अगर बाई बर्थ हो रहा था तो इस केस में मदर की हिस्ट्री क्या थी, प्रेगनेंसी हिस्ट्री, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हुआ था क्या डायबिटीज? अगर हुआ था तो वो बच्चे के होने के बाद माँ को प्रेगनेंसी की जो डायबिटीज थी वो खत्म हो गई, या मदर भी अभी डायबिटिक है? ये हिस्ट्री इसमें हिडन है। इसलिए अगर ये हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है तो इसमें एक्यूरेट ट्रीटमेंट बताना मुश्किल है। इसलिए संदीप जी, सॉरी, इस ट्रीटमेंट को मैं नहीं क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं आगे के केस में। अगर किन्हीं को कुछ कहना है तो कह सकते हैं।
अगर किन्हीं को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, मैं ये चीज कह रहा हूँ। किन्हीं को कुछ नहीं कहना है, अच्छी बात है। सर वो पेशेंट से क्लियर कर देगा ना बाद में रिपोर्ट, अभी इनकम्प्लीट रिपोर्ट है, ठीक है, नहीं पूछ पाया या उसे जानकारी नहीं होगी, आगे बता देगा, पूछ के दोबारा कंसिडर कर सकते हैं रिपोर्ट को। हाँ बिल्कुल, जब आप कंप्लीट डिटेल देंगे तो मैं बताऊंगा ना। अभी जैसे मोहम्मद जी थे ना, मोहम्मद सद्दाफ जी, मैंने इनको ट्रीटमेंट बता दिया ना साथ ही साथ कि ये ट्रीटमेंट देना है। मैंने लंबा चौड़ा कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया, बस एक एडवांस यूडीएफ न्यूजेन 3 दे दो, उसके बाद न्यूट्रल दे दो, खत्म कहानी। और न्यूजेन 3 जो है वो माइल्ड है, न्यूट्रल जो है वो पॉइंट वाइज है, 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लीवर, 1 पॉइंट ग्लूकोस, विदाउट ऑफ एक्टिवेट करके नहीं देंगे। यही दे दीजिए बस, 6 स्टेप में दे दीजिए, नहीं तो फिर 3 स्टेप में दीजिए, बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, तो संदीप जी का केस को हम छोड़ते हैं, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट केस, थेरेपिस्ट नेम प्रवीण राज। प्रवीण राज जी अभी मीटिंग एग्जिट कर गए हैं, वो शादी में गए हुए हैं। मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया तो उन्होंने बोला भी नहीं, मैसेज लिख के गए हैं ग्रुप में भी वो, कि हम शादी में जा रहे हैं इसलिए मीटिंग एग्जिट कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा ही कुछ मैसेज था नफा के प्रोग्राम में। सर मैं शादी में जा रहा हूँ आज के लिए, सॉरी। खैर कोई बात नहीं, हम आते हैं इन्हीं के पेशेंट पे। थेरेपिस्ट नेम प्रवीण, पेशेंट नेम भी प्रवीण है, थेरेपिस्ट नेम भी प्रवीण है। और दूसरी बात, व्हाट्सएप नंबर पे इन्होंने अपना नाम लिखा है। वाह, कितने मतलब इंटेलिजेंट लोग है ना। ऐसे वो तो ये भारत का सम्मान देना चाहिए, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान। व्हाट्सएप नंबर इस प्रवीण, वाह। मतलब ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ना, ताकि आप लोग भी ना अगर नेक्स्ट टाइम गूगल फॉर्म भरे ना तो ध्यान रहे कि आप गलतियां कहाँ करते हो। क्योंकि अगर आप एक अच्छे थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं ना तो गलतियों को सुधारने की गुंजाइश आप अपने आप में जितना ज्यादा रखेंगे उतना अच्छा बन पाएंगे। गलतियां सबसे होती है, जैसे अभी कौन बोल रहे थे बीच में, मैं उनका नाम बताऊं, तरुणा जी बोल रही थी, तो ये बोली ना कि मैं वो सर भूल गई जो प्रेगनेंसी में होता है। समटाइम्स ऐसा केस हमारे साथ भी होता है कि कुछ चीजें माइंड में रहती तो ध्यान में रहती है, बताना चाहते हैं तो ऐसा सडन स्लिप हो जाता है। वो समटाइम्स हो सकता है, नो वरी। लेकिन आप एवरी टाइम छोटे छोटे मिस्टेक्स करेंगे, ये अच्छा नहीं लगता। फिर इसमें आप अगर थेरेपिस्ट हैं तो सीधी सी बात आती है कि आपने थेरेपी की पढ़ाई की है कैसे, कि आपको ये चीजें पता ही नहीं है। इसलिए छोटे छोटे मिस्टेक्स को देखना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर बुरा लगे तो अच्छी बात है, ना लगे तो और भी अच्छी बात है। पेशेंट फीमेल है, और पेशेंट का ऑक्यूपेशन हाउस लिखा है इन्होंने, हाउस वाइफ होना चाहिए, इसमें इन्होंने हाउस लिखा है, इट्स अ वर्ड एरर। पेशेंट मैरिड है, हाइट इनकी 5 फीट 4 इंच है, और वेट 60 kg है। आइडियल वेट में है, कोई बहुत ज्यादा वेट नहीं है, पेशेंट आइडियल वेट में फिट है, स्लिम ट्रिम है, मतलब बहुत पतला दुबला भी नहीं, बहुत मोटा भी नहीं, अच्छा है। पेशेंट का बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है देखने के मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने फॉर्म भरा है। पेशेंट को 7 महीने से प्रॉब्लम है, एलोपैथी का ट्रीटमेंट खा रही है। विच मेडिसिन इज टेकन नाउ, तो उन्होंने यस लिखा है। कौन सी दवा खा रहे हैं उन्होंने यस लिखा है, लेकिन पता ही नहीं है कि वो कौन सी दवा खा रहे हैं। ये आधी अधूरी गूगल फॉर्म अगर आप भरते हैं ना तो आप अपने आप पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मतलब आप सही से न्यूरोथेरेपी पढ़े ही नहीं हो, कि पेशेंट का गूगल फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे समझा जाता है, या फिर पेशेंट की हिस्ट्री में क्या क्या करते हैं। इस विषय पे किसी को कुछ कहना है? जो मैं अभी बात कर रहा हूँ फॉर्म भरने की, इस विषय पे किसी को कुछ कहना है? क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस जब मैंने ली थी, आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान में है, बहुत अच्छे से याद है कि हमने ये चीजें बहुत क्लियर कराई थी कि आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है, आपको पेशेंट फॉर्म कैसे भरना है। मैंने दोनों चीजें मीटिंग में सामने रख के बताई थी।
अगर आप लोग उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, उस क्लास की रिकॉर्डिंग है नहीं कि हम आपको उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो उस क्लास को जितने लोगों ने ज्वाइन किया था आप उनकी हेल्प लीजिए, थोड़ा माथापच्ची कीजिए, और फिर सही से गूगल फॉर्म भरेंगे, सही से पेशेंट की अगर आप डिटेल सबमिट करेंगे तो हम आपको रिपोर्ट का आंसर करेंगे। आधी धुरी मिलेगी तो टाइम वेस्ट करने का फिर कोई मतलब नहीं बनता, उतने में किसी और का क्वेरी भी हम बता पाएंगे, इसलिए टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। देखते हैं इनकी रिपोर्ट फाइनली है क्या क्या आगे। विच मेडिसिन इज टेकन नाउ, यस मेडिसिन तो बताया नहीं उन्होंने क्या ले रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटिक है, हाई बीपी भी है, और अदर में है। अदर में और क्या है ये कंफर्म आगे देखेंगे क्या आता है। मतलब डायबिटिक है और हाई बीपी है, मतलब पेशेंट एल्कोलिसिस नेचर में है, ऑलरेडी स्ट्रेस में होगा बंदा। ब्लैकिश डॉट हो रही है यानी इनके जीभ पे, मतलब इनको भी फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी। फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी के साथ साथ इनके डाइजेशन के भी प्रॉब्लम है। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, मतलब पेट में इनका एसिड कम है और खाना सही से नहीं पचता है। यूरिन का कलर येलो है, सेमी सॉलिड फिर से यहाँ है, नींद पूरी नहीं है। लेडीज है, ऑब्वियस है, हाउस वाइफ है तो उनको नींद पूरी नहीं आती होगी, रात में 11 बजे तक सबको खिला पिला के सोएंगी, सुबह 5 बजे उठेंगी, तब घर का सारा काम फिर चलता है। तो पहली बात तो मातृशक्ति को सलाम, मातृशक्ति को प्रणाम कि वो इतनी चीजें करती हैं, इसके कारण हम लोग भी काम कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मातृशक्ति अगर स्वस्थ रहेंगी तो भारत स्वस्थ रहेगा, इसलिए उनका स्टूल सेमी सॉलिड है, मतलब उनके पेट में ऑयली चीज भी खिला दो तो उनको अच्छे से नहीं पचता, उनको गैस की भी प्रॉब्लम बनती है। भूख इनको लगती है, कोई एडिक्शन नहीं है, नॉन वेज खाते हैं। और दूसरी बात, मैंने अभी जो चीजें बताई ना, वेज खाने वाले को डिफरेंस और नॉन वेज खाने वाले का डिफरेंस, तो वेज और नॉन वेज खाने वाले को जो डिफरेंस है उसकी दोनों चीजें बता दी। वो उनके चेहरे से बड़ा खुलना और चुगली करना, चुगली करने वाला वेज, और जिनका मुंह चेहरे से बड़ा खुलता है वो नॉन वेज। तो नॉन वेज खाने वालों में एक चीज और कॉमन होती है, मैं बता दूं, सीधी सी बात है, कोई आप लोग भी पहले बताओ किनको पता है वेज और नॉन वेज जो खाने वाले जो प्राणी होते हैं उनमें दोनों का डिफरेंस क्या होता है। सर नॉन दांतों का वेज फर्क होता नॉन है सर, आगे के दो दांत। आगे की दो दांत, और कोई सर नॉन वेज खाने नुकीले होते वालों हैं। के दांत नुकीले होते हैं, और और कोई वेज खाने वालों के दांत नुकीले नहीं होंगे, और आप इनकी नॉन वेज खाते हो इंटेस्टाइन। वीरेंद्र जी? नहीं, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। नॉन वेज खाने वाले को देखा है सर हाँ, देखा है वेज देखा है। खाने वाले ना वीरेंद्र चबा जी? चबा के खाते हैं खाने को, वीरेंद्र और जी नॉन नॉन वेज वेज वाले खाने सटक वाले को जाते हैं। देखा है जी जी, देखा है जी। सर कैसे खाते वो हैं? खाने वाले जानवर हैं, वो है जी। जीभ से पानी नॉनवेज खाने वाले देखिए नारायण जानवर जी, जो है मैंने सर जीभ मैंने से। आपकी बात सुन ली, मैं कुछ चीजें और बताना चाह रहा हूँ। नॉनवेज खाने वाले जीभ से पानी नहीं पीते हैं, सीधी सी बात है। नॉनवेज खाने वालों में पंछियों को अगर आप लेंगे ना तो मैना होता है, वो जीभ से पानी नहीं पीता, वो चोंच से पानी पीता है, मुंह से भर के पीता है। खैर, वीरेंद्र जी आपने नॉनवेज खाने वालों को देखा है? जी जी वो नोच कैसे खाते हैं, हड्डियों से मांस जी नोचते हैं। तो नोचते जी हैं या फिर ऐसे लेके काटते हैं, तो आगे के दांत उनके काटने के लिए हैं। आप जी रोटी अगर गोल 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 के अगर छोटे बच्चों को दोगे जो साल 1.5 साल का होता है, जिनके आगे की चार चार दांत दिखते हैं, और वो कच कच काट के खाते हैं रोटी, वो पीछे से तो नहीं चबाते, उनके भी जी। दांत काटने वाले हैं, मतलब इंसानों में भी दांत है ना काटने वाले हैं, बच्चे भी काटते हैं ना, दांत काटते हैं ना कोई कोई बच्चे जो बदमाशी करते हैं। तो फिर आप कैसे इसको टॉलरेट कर सकते हो? कुछ और सर चीज। इसमें इसमें सर इसमें दो चीज जहाँ तक पता है सर वो बता रहा हूँ, कि एक तो नॉनवेज खाने वालों के दांत थोड़े नुकीले होते हैं, दूसरा क्या है, इनकी इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है। ये सही चीज है, हाँ। इंटेस्टाइन छोटी होती है, नॉनवेज खाने वालों की इंटेस्टाइन छोटी होती है, वेज खाने जी वालों की इंटेस्टाइन बड़ी होती है। इंसानों की इंटेस्टाइन 24 फुट लंबी है, 24 फुट लंबी है, जबकि नॉनवेज खाने वाले जो है ना, कुत्ता, बिल्ली, शेर, लोमड़ी, बाघ, सियार, ये सबको आप करोगे तो इन सब की छोटी आंत जो होती है वो 20 फुट लंबी होती है, 20 फुट लंबी होती है। तो ये 4 फुट जो एक्स्ट्रा मांस अगर इंसान को खाता है ना,
उसकी पेट में ये 4 फुट जो हाथ है उसमें ये सड़ता है, स्लग पैदा करता है। इसलिए नॉनवेज खाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, खासतौर पे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। उनके मांस ना कड़क हो जाते हैं, उनकी मांसपेशियां बॉडी में अकड़न वाली ज्यादा आती है, ऐसा होता है। ठीक है। और ये ऐसे होने का ही रीजन है कि उनको कोलेस्ट्रॉल आता है। विश्व प्रकाश सर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? लेकिन ये सारे सारे जवाब तो बच्चों हाँ ने सही सही दिया। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपने बताया कि इंटेस्टाइन छोटी होती है, बिल्कुल सही। चलो सर, ओके सर। हिस्ट्री रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है, हिस्ट्री रिपोर्ट में है क्या क्या हिस्ट्री है ये नहीं पता, अभी हिस्ट्री तो नहीं देखी हमने, क्योंकि लाइव कर अभी हिस्ट्री खोलनी पड़ेगी अलग से। पेन पॉइंट डिटेल्स अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी, पेन पॉइंट इनके है ही नहीं, और इन्होंने कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं है। अब इनकी जो डिजीज है ना वो देखते हैं। पेशेंट डायबिटिक है, हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन के साथ इन्होंने अदर लिखा है। तो आप ही लोग बताइए, ये प्रवीण जी की जो क्वेरी है इसका आंसर कैसे किया जाए? आंसर करे या इनको फिर से वेटिंग लिस्ट पे रखा जाए? आप ही लोग बताओ। लिस्ट में रखना चाहिए क्योंकि प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, एक का जवाब मिला, किन्हीं और का? करुणा जी के हिसाब से प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है तो वेटिंग लिस्ट पे रखना चाहिए। ओके। और कोई बोलना चाहेगा? प्रवीण जी की इस क्वेरी को हम सॉर्ट आउट करें या छोड़ें, आधी नहीं दूरी सर, नहीं नॉलेज के सर, हिसाब से? कर सकते हैं सर सर। सर डिस्कस तो कर सकते हैं वो जो रिपोर्ट है उस बेस पे उतना, बाकी जब वो आएंगे तब उस समय क्लियर हो जाएगा। ओके। आप बोलते हैं रिपोर्ट है तो डिस्कस करने के लिए, चलिए ओके डन। 16 तारीख को जो प्रवीण जी ने रिपोर्ट डाला है वो रिपोर्ट खोल कर देखते हैं लाइव अभी, कि उन्होंने रिपोर्ट क्या डाला है। प्रवीण जी रिपोर्ट में है, उन्होंने रिपोर्ट ही कोई अपडेट नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, अब आगे ये सर बताइए। मैंने जो जो क्वेरी सॉल्व किया था ग्रुप में, स्माइलिंग वाला, वो कौन है बंदा जिनका मैंने क्वेरी सॉल्व किया था? वो वो सर है कोई क्या मीटिंग दूसरा में? कोई है। अच्छा ठीक है, ओके। देखते हैं सर, उसके बारे में भी देखते हैं, लेकिन अभी तो इसको सॉर्ट आउट कर लें। हम्म। अब बताइए, किसने मेरे को सजेस्ट किया कि वो कर सकते हैं जो रिपोर्ट में है उसके अकॉर्डिंग? उन्होंने रिपोर्ट डाला ही नहीं है गूगल फॉर्म पे, कोई उनका डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं है, अब कैसे करें? राजेश जी बताइए। राजेश गुप्ता जी सर बताइए। रिपोर्ट, सर हम तो आपसे सुनने बैठे हैं, आपके हिसाब से क्या क्या तर्क शक्ति क्या हो सकती है, कहाँ तक सोच सकते हैं? ए, आधी अधूरी ए, बातें लिखी हुई है। ठीक है। जी हाँ। इसलिए आधी विवेक अधूरी सर, बातों मेरे का ख्याल से ट्रीटमेंट। तो, बोलिए। हाँ विवेक सर, मेरे हिसाब से तो अगर ट्रीटमेंट एक दिन दो दिन डिले होगा तो वो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर हिस्ट्री मिलने के बाद में अगर ट्रीटमेंट आप प्रॉपर बनाएंगे तो वो जल्दी फायदा भी करेगा। तो प्रॉपर हिस्ट्री, जब जब भी वो अपना न्यूरोथेरेपिस्ट आए और उनसे बात करके अगर प्रॉपर मिल जाए तो वो उसके बाद में आप, क्योंकि आप तो प्रॉपर ट्रीटमेंट बनाएंगे उसी के हिसाब से, तो वो बढ़िया रहेगा। उनके पेशेंट की क्वेरी थी, अभी वो शादी इंजॉय कर रहे हैं। नो वरी, कोई कोई नहीं बात सर, नहीं, जुड़ेंगे ना। ऐसे ही होता है। फ्राइडे को जुड़ेंगे ना तो उसमें बात हो जाएगी। नेक्स्ट फ्राइडे को जुड़ेंगे तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम अपना सेशन लेंगे ना। अगर क्वेरी सेशन आ रही है तो हमारा मंडे को पॉइंट सेशन है। अब पॉइंट्स को लेके, लॉजिक को लेके ना मेरे माइंड में इस प्रकार से, पता नहीं, मतलब आप इसको कहोगे कि पूरा फाती जन्म लेता है मेरे मन में या क्या। पॉइंट्स देते हैं ना, अप मिडिल डाउन, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, बॉडी पे नेचर कैसा बनाएगा, एसिडिक बनाएगा, एल्कलाइन बनाएगा, राइट से क्या बनाएगा, लेफ्ट से क्या बनाएगा, अप क्या बनाएगा, डाउन क्या बनाएगा, किस वे में देंगे। मेरे मन में ये चीजें आ रही है कि पॉइंट्स के साथ ना ये चीजें भी आगे क्लियर कराऊं।
कल मुझे एक थेरेपिस्ट ने फोन किया। वैसे नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो थेरेपिस्ट ने दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, वहां से वो बहुत सारे क्लासेस ले रहा है। लेकिन थेरेपी के लिए मुझे फोन करता है। वो बहुत पुराना पेशेंट है, वो मतलब वो थेरेपिस्ट है कुंदन सर का ही। तो अभी भी वो सीख ही रहा, पता नहीं क्या सीख रहा, भगवान जाने। तो वो मेरे को कल पूछा कोई किसी पेशेंट के बारे में। कल नहीं, सुबह, सॉरी आज सुबह उसने अजीबोगरीब एक सेटअप बनाकर मेरे को भेजा। मैं देखा, मैं बोला पता नहीं ये क्या लिख के भेजा है भाई। मुझे पूछ रहा है कि मुझे ये बता रहा कुछ, मुझे पता नहीं चला। मैंने मैसेज किया, फिर मैंने मैसेज से काम, मैंने फोन किया। मैंने फोन किया, बोला भाई साहब ये क्या भेजा आपने। तो उसने बोला सर ऐसा ऐसा एक पेशेंट है, उस पेशेंट को मैं सोच रहा हूँ ये थेरेपी दूं। मैंने बोला ये थेरेपी दूं, तो अब दीजिए। तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मैं तो ये थेरेपी कभी जानता भी नहीं। तो उसका लॉजिक सुनिए। बोल रहा सर मेरे को ना दिमाग में कुछ ऐसा थेरेपी आया, तो मैंने लिख तो दिया, लेकिन सर इसको दू तो दू किस सीक्वेंस में मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैं बोला, जब सीक्वेंस नहीं पता चल रहा है तो मैं क्या बताऊं। तो सर फिर कोई मैंने बात देखा नहीं। कुछ चीज। तो अब यही समझ में आया कि सपने में उन्होंने उसने क्या सोच लिया, क्या देख लिया, कुछ भी लिख कर भेज दिया मेरे को। अब मैं सीक्वेंस बताऊं उसको, लिखा वो और सीक्वेंस बताऊं मैं, यही गजब। चीज यही चीज तो सर, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाषा में कि भाषा को भी बंद करा दें, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। इतना बोलने के बाद भी ना सब मिट्टी की मूर्त बन के रहते हैं। इनको क्या कहते हैं, मुझे लगता है ना, धूप बत्ती और दिया जलाना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, तब शायद जाके ये प्रसन्न होंगे और अपना मुख से कुछ तो निकालेंगे। ऐसा प्रतीत होने लगता है कभी कभी। बोलने का चांस देते हैं, बोलना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते। एक्चुअल में ना उसने आधी जो थेरेपी अधूरी। जो लिखा था, हाँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि उसको किसी ने सजेस्ट किया है, लेकिन उसका उसको लॉजिक उसको समझाया नहीं। तो मुझसे लॉजिक समझने के लिए फोन किया था कि सर इसको किस सीक्वेंस में दे और लॉजिक क्या हो सकता है। तो मैं अपने हिसाब से लॉजिक उसको बताया, सिर्फ एक कम जो बिल्कुल वो अटपटा था थेरेपी। तो मैं बोला भैया इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, इन बात बाकी को इस लॉजिक के साथ ऐसे ऐसे दे हम सकते हैं। उसने बताया नहीं, लेकिन मुझको लग रहा पक्का श्योर हूं मैं कि कहीं से उसने पूछा होगा, वही गुलामी वाला कि भैया बंधुआ मजदूर बनकर रहना है। अब सामने से तो किसी ने थेरेपी वो बता तो दिया, लेकिन लॉजिक तो बताया नहीं। अब बंदे ने खैर कोई फटाफट बात लिख नहीं लिया, सर, उल्टा सीधा रहने लिख दीजिए लिया। उस बात को छोड़ते हैं सर। हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट है सर कि मेरे नहीं, माइंड में ये कॉन्सेप्ट बातें का मेरा खुराफाती नहीं जमनी नहीं, ना मेरा कि कहने मेरा कहने का तात्पर्य ये था सिर्फ कि जब भी हम किसी चीज को बताने की कोशिश कर रहे हो तो लॉजिक को समझिए। कि लॉजिक समझेंगे तो फ्यूचर में उस लॉजिक को कहीं और भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप ट्रीटमेंट रट नहीं सकते। ट्रीटमेंट तो सर रटा नहीं जा सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो चीजें पता चलेगी। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगी। भीख में उधार मांग के कितना दिन इलाज करेंगे, सीधी सी बात है। आप पेशेंट को इलाज करते हैं तो पेशेंट के मन में आपकी छवि एक डॉक्टर के रूप में आती है कि हाँ भैया थेरेपिस्ट है, डॉक्टर है, एक इलाज कर रहे हैं, भले ही बिना दवाई के करते हैं, लेकिन आपकी छवि डॉक्टर के रूप में बनती है। क्योंकि सारे पेशेंट यही समझते हैं इलाज जो कर रहा है भैया डॉक्टर है तो है। कितने पेशेंट आते हैं जो आपको सीधे डॉक्टर साहब ठीक है, हाँ डॉक्टर साहब है, ऐसे बोलते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं, साथ में साहब भी लगाते हैं, मतलब इज्जत के साथ आपसे बात करते हैं, आपको बहुत रुतबा दे के आपसे बात कर रहे हैं। और आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक ही नहीं होता। मैं नहीं कहता कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं हूँ। और मुझे 100% परफेक्ट सर ने भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अपने आप को निखारने की कैपेसिटी मुझ में सर ने डाली कि हम अपने आप को निखार के आगे ला पाए। इसलिए वही चीजें तो मैं आप में डालना चाह रहा हूँ ना, कि आप भी अपने आप को इंकरेज करना सीखें, बोलना सीखें, करना सीखें, कॉन्सेप्ट समझना सीखें। कितना दिन उधार में इलाज करेंगे। आप फोन करेंगे सर ये ट्रीटमेंट बता दो, ये बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ये कॉन्सेप्ट का काम होता है, तो आपके पास हमेशा लाइफ कॉन्सेप्ट बने रहेगा। हाँ जरूरत पड़ती है तो मैं ये नहीं कहता कि आप पूछिए नहीं, पूछिए, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। मेरा सिंपल सा कंसर्न यही है। ऋषि नारायण जी इंतजार कीजिए, हम आपकी क्वेरी लेंगे, अभी नहीं। हम अभी इनकी जो क्वेरी है ना प्रवीण जी की, इसको छोड़ देते हैं वेटिंग पे। प्रवीण जी अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना तो अपने क्वेश्चन की डिटेल सबमिट कीजिएगा, फिर इस चीज को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हाँ नेक्स्ट है हमारे राजू सिंह राठौर जी। राजू सिंह राठौर जी हैं आप?
नहीं, PQRS नहीं है, वो भी नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक चीज जरा चेक तो करूं। राजू सिंह राठौर, इन्होंने वोटिंग डाली थी क्या? हम्म, नहीं, इन्होंने वोटिंग नहीं डाली है, जुड़ नहीं सकते इस केस में। श्योर नहीं है, इन्होंने वोटिंग भी नहीं डाली है। वोटिंग मेरे को टोटल मिली है 21, 21। और इस मैसेज को लोगों ने कितना पढ़ा है, ये अगर देखें तो बहुत पता चल जाता है कि बहुत सारे लोगों ने देखा लेकिन वोटिंग नहीं की है। नो वरी। हम सरोज कांत जी हैं? सर है सर। सरोज सरोज कांत जी, इस तरीके से सर अगर इस तरीके से अगर आप PDF भेजेंगे ग्रुप में ना, तो सिंपल सी एक ही चीज होगी, और वो आप देख सकते हो कि ग्रुप में क्या हुआ है। ठीक है। सर ग्रुप के कुछ रूल रेगुलेशन है जो हमने बताए थे, अगर आप करेंगे उस चीज को फॉलो तो हम आपके पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में हेल्प करेंगे। अदरवाइज सीधे मैसेज हम डिलीट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ग्रुप के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, सारे लोग देखा देखी वही करते हैं, इसलिए रूल ठीक है सर, मैं कल लागू थोड़ा सा होता ये है। कर दूंगा, जल्दीबाजी में था सर। बुरा लगे तो अच्छी बात है। नहीं सर, बुरा नहीं लगा सर, सही है सर। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में था तो लिख के रखा नहीं, था। जल्दबाजी में है तो ऐसे जी गड़बड़ नहीं करेंगे। जी गूगल सर। फॉर्म ऑलरेडी ठीक है लगा सर, मैं हुआ फॉलो है, करूंगा गूगल सर फॉर्म लेकिन। भरिए। गूगल फॉर्म का लिंक डाला हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक में सारी चीजें हैं, मैसेज में जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा। उसको भरिए, नहीं तो फिर यहाँ पेशेंट का जो गूगल फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप में भरने के लिए उसको भरिए, वो भी भरने का तरीका मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, तो आप उस चीज को जरूर कीजिए। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम ठीक है किसी सर। भी पेशेंट की क्वेरी को रिप्लाई नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम मीटिंग में लाइव आपको सिखाने की कोशिश करें। पर्सनली भेज देना अलग की बात है, लाइव सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उस चीज को समझ पाए। मेरा ये कदम आप लोगों को अच्छा लगा तो अच्छी बात है, ना अच्छा लगा तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट, हमारा जो आज का क्वेरी है, राजू सिंह राठौर जी है नहीं, उनकी क्वेरी पे बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कान खोल के, और कान के साथ दिल दिमाग कलेजा गुर्दा किडनी फेफड़ा जो है ना उसको भी खोल खाल के सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए। पेशेंट की उम्र 70 साल हो रही है, रामलाल नाम है इन पेशेंट का, गुजरात के रहते हैं। ठीक है। अब गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में मतलब समुद्र के इलाका से सिटी रहते हैं, समुद्र के इलाका से ऑलमोस्ट बोला जाए तो 30 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, 35 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, या काफी दूर में रहते हैं, ये भी एक चीज मैटर करता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा या लिख लीजिए अपनी डायरी में। जो लोग समुद्र या समुद्र के ऑलमोस्ट मान कर 25 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं ना, उस पर समुद्र का प्रभाव पड़ता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, आपने पढ़ा होगा कि अमावस्या को ज्वार आएगा तो पूर्णिमा को भाटा आएगा, ऐसा कुछ होता है। वो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है क्योंकि इसमें घुसने के बाद मैं ज्योग्राफी थोड़ा भूल गया हूँ। तो ज्वार भाटा जो आता है उससे रिलेटेड होते हैं, इसलिए मैं ये चीज बता दिया, समुद्र से 50 किलोमीटर के रहने वाले लोगों पे भी उसके असर आते हैं। बट ये गुजरात में है, कहाँ है आई डोंट नो। होम इस रेस्ट करते हैं क्योंकि 70 साल की उम्र है, काम धंधा तो करेंगे नहीं इस बुढ़ापे की उम्र में, रेस्ट करना ही चाहिए। मैरिड है, हाइट 5 फीट 7 इंच है, वेट 66 kg है, मतलब अभी भी बॉडी वेट अच्छी है। 2018 कहने का मतलब 8 8 16, यानी कि पिछले 8 सालों से सफरिंग हो रही है, और एलोपैथिक ट्रीटमेंट खा रहे हैं, विच मेडिसिन इज टेकन, इन्होंने रिपोर्ट सबमिटेड लिखा है। और ये जो केस इन्होंने लिखा है रिपोर्ट सबमिटेड, ये राजू सिंह राठौर जी का है, रामलाल प्रजापति। इस केस में हम देख लें इन्होंने रिपोर्ट क्या भेजा है हमें, ताकि आपको हम बता सकें। इन्होंने सबमिट किया है, परफेक्ट। इन्होंने भेजा है, सबमिट किया है हमें रिपोर्ट। अब मैं इसको खोल के देख लूं। रिपोर्ट क्या क्या है?
इनका ब्रेन एमआरआई का ब्रेन है। ब्रेन एमआरआई ब्रेन रिपोर्ट इन्होंने भेजी है। ठीक है। अब इस पे बात कर लेते हैं, एमआरआई जो ब्रेन की जो रिपोर्ट है इसमें क्या है। इसमें मैं जूम कर लूँ पहले। जूम। रामलाल प्रजापति, इसमें सीधा हम नीचे आते हैं डायरेक्ट, इनका इंप्रेशन में क्या लिखा हुआ है। स्मॉल वेसल इस्केमिक चेंजेस इन्वॉल्विंग बायलेटरल फ्रंटोपैरेटल पेरीवेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर, एज रिलेटेड cerebral and cerebellar atrophy changes, no evidence of acute infarct, SOL और intracranial hemorrhage। यानी कि इनका इस्केमिक चेंजेस है, इस्केमिक चेंजेस के साथ सेरेब्रल एट्रोफी चेंजेस है, और एविडेंस नो एक्यूट इंफ्राक्ट, इंफ्राक्ट नहीं हुआ है, इंट्राकार्नियल हेमरेज। ओके। और इनकी क्या क्वेरी है ये देखते हैं पहले। आप लोगों ने लिख लिया इसमें क्या क्या है रिपोर्ट में। रिपोर्ट उन्होंने जो सबमिट किया है उसमें लिखा हुआ है स्मॉल वेसल इस्केमिक चेंजेस। पहली बात एक चीज ये आती है। दूसरा चीज है कि एज रिलेटेड सेरेब्रल 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 और सेरेब्रल एट्रोफिक चेंजेस, सेरेब्रल और सेरेब्रल इन दोनों में एट्रोफिक चेंजेस है। कोई एक्यूट इंफ्राक्ट होने का एविडेंस नहीं है, और इंट्राकैरिनल हैमरेज होने का कोई मतलब इनके पास एविडेंस नहीं है कि इनको कोई हैमरेज भी हुआ है और इनका कोई इंफ्राक्ट भी हुआ है। ठीक है, क्लियर है। कोई बोलेंगे अनम्यूट करके, नहीं बोलना चाहते। यस सर, क्लियर है। हैमरेज भी नहीं है, इंफ्राक्ट भी नहीं है, इस्केमिक चेंजेस है। मतलब यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो आपको आगे समझने में भी आसानी होगी। मतलब क्या हुआ। सर ऑक्सीजन की कमी है ना, ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर की कमी है, सप्लाई नहीं हो रही ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मतलब इनका रेस्पिरेशन सही नहीं है। अगर रेस्पिरेशन सही नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, सीधी सी बात है। अब इनकी हिस्ट्री में आते हैं। इन्होंने लिखा है मेडिकल हिस्ट्री डायबिटिक है, डायबिटिक है तो वीकनेस होगा, सिंपल सी बात है। उम्र के हिसाब से डायबिटिक है, मसल्स वीक होंगे, वीकनेस होगा तो इनको ऑक्सीजन की सप्लाई कमी हो जाएगी। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को अगर आप बोल दो ना कि दौड़ के 10 कदम चल के आइए, तो दौड़ के नहीं आएंगे लेकिन वो चल के आ जाएंगे। दौड़ने में एनर्जी ज्यादा होती है, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, मैंने भी बताया ना। डायबिटीज ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, ब्लड में चीनी ज्यादा आ जाएगी, तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल कम स्पीड में जाएंगे। मतलब आपको 4 गिलास में शरबत पिलाऊं तो नहीं पियोगे, 4 गिलास पानी पी सकते हो। थिकनेस मैटर करता है। ये सब छोटे छोटे चीजें जो है ना, वो कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज लगे बंदा स्लो चल रहा है, थक के आ रहा है, सांस फूल रही है, मतलब पक्का इस बंदे को डायबिटीज तो होगा। हमारे क्वेश्चन मार्क पर डायबिटीज आ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, हार्ट का पेशेंट होगा, तो भी ये चीजें हो सकती है। हमारे क्वेश्चन मार्क में आ गया, मैंने देखा पेशेंट को। डायरेक्ट सवाल, आपकी बॉडी में आपको डायबिटीज है क्या, आपको शुगर रहता है, नहीं शुगर नहीं रहता, अब थक क्यों गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है क्या। हाँ कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, हम थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते थक जाते हैं। मतलब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप डायरेक्ट सवाल पूछेंगे तो आपको कैसे पता कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरे को डायबिटीज है। तो सोचिए ये पेशेंट कितना हैप्पी होगा कि सामने वाले जिस डॉक्टर से मैं बात कर रहा हूँ, जो कि थेरेपिस्ट को पेशेंट को डॉक्टर ही समझता है, डॉक्टर को सब पता है, हमको देखते बता दिया, मतलब ठीक कर देगा। कुछ भी चीजें 20 की जगह 19 देंगे तो पेशेंट आपकी बात मानेगा। मतलब उसको लग गया कि इम्पैक्ट फर्स्ट नजर में वो चीजें पकड़ लिया, ऐसा। तो ये चीजें आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों इस प्रकार सर, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। नहीं सही है, लेकिन इसमें सवाल क्या है। नहीं सवाल ये है सर कि ये तो जैसे सिम्टम्स अभी बता दिया। अभी मैंने ये जो चीजें देखी ना, कि पेशेंट डायबिटिक है और उनको इस्केमिक चेंजेस है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, मतलब पेशेंट ऑलरेडी जल्दी थक जाएगा। तो जो भी पेशेंट है अगर हम ऐसे देख रहे हैं, तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में क्वेश्चन रेडी होने चाहिए कि पेशेंट को ये तो हो सकता है, मतलब विजुअल एनालिसिस। तो अगर वो करते हैं तो पेशेंट के सामने हमारा जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है कि नहीं ये बंदा मेरे से बिना पूछे मेरे बारे में जान रहा है, मतलब इसकी नॉलेज तो है। तो पेशेंट के सामने ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, ये थेरेपिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज है।
ये किसका केस है? जिसका केस है वो अभी लाइन नहीं, पे है मैं क्या? सर ये अपना व्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। ये है केस राजू सिंह राठौर जी का। वो लाइन पे है आज? नहीं, वो नहीं है, 70 साल की उम्र में है पेशेंट। और पेशेंट जो है वो मेल पेशेंट है। और इसका रीजन यही है कि उनको कोई एक्यूट इंफ्राक्ट या हेमरेज का केस नहीं है, ब्रेन में इस्केमिक चेंजेस है, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है इसके कारण। तो मैंने ये चीजें बताई कि आपके कॉन्सेप्ट में नॉलेज इतना होना चाहिए कि आप उस चीज को समझ पाए पेशेंट को देख के। ये चीजें मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्पेशली आप लोगों को। तो चीजें अपने आप को अपडेट करना सीखिए, बिना अपडेट करेंगे ना तब तक कंफर्म नहीं होगा। आप लोगों को बुरा लगे तो बुरा ही सही, ना बुरा लगे तो भी सही। आगे आते हैं, टंग येलोइश है, मतलब पेट में कचरा भरा पड़ा हुआ है, सीधी सी बात। टंग येलोइश लिखा हुआ है मतलब पेट में कचरा भरा पड़ा हुआ है। पेट साफ नहीं होता। स्टूल येलो कलर का निकलता है ना, आंतों के अंदर गर्म पड़ हुआ ना, तो जीभ में भी व्हाइट मतलब पीलापन ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूरिन कलर मोर। यूरिन कलर मोर। यूरिन कलर व्हाइट होगा, और व्हाइट के बाद लिखाएगा मोर, मतलब यूरिन का कलर व्हाइट है लेकिन ज्यादा होता है। स्टूल कॉन्स्टिपेशन है, ऑब्वियस सी बात है। येलोइश होगा टंग तो कॉन्स्टिपेशन आएगा। डायबिटीज के कारण नींद नहीं आएगी, भूख खुल के ज्यादा लगेगी, कोई एडिक्शन नहीं है, वेजिटेरियन खाना खाते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 है। ठीक है। इन्होंने डिजीज में लिखा हुआ सिर्फ हिस्ट्री में डायबिटीज, और बीपी है वो नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, और ऑक्सीजन नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है, कोई इनकी एलर्जी नहीं है। अब इनकी बीमारी है वो क्या क्या है? राइट साइड पार्किंग। राइट साइड पार्किंग पढ़ के कभी कभी अपने आप में हंसी आती है सर। राइट साइड पार्किंसन होगा, या राइट साइड पैरालिसिस होगा। राइट साइड पार्किंग मतलब गाड़ी को पार्क करना है राइट साइड में। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा है, गलत लिखने से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है तो भी अच्छा है, होना चाहिए। बट जानबूझ के ऐसी गलतियां ना करिए, अच्छा नहीं लगता। राइट साइड पैरालिसिस है, दोनों एंकल में स्वेलिंग है, और उसके साथ साथ दोनों घुटने जो है ना वो ऑपरेशन किया हुआ है। मतलब बॉडी का नेचर एसिडिक है और उसके कारण बीमारी आई है। बिग टो फिंगर ऑपरेशन, बिग टीएफ ऑपरेशन, मतलब उनके पैर का अंगूठा जो है ना भी ऑपरेट किया गया है। मतलब कुछ चीजें हुई होगी, पैर के अंगूठे में चोट लगी होगी, जख्म हुआ होगा या कुछ हुआ तो उसका ऑपरेशन किया गया। नेल्स में चोट लगी होगी तो नेल्स हटा दिया गया होगा ऑपरेट करके, ऐसे ऐसा वैसा कुछ होगा। और हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बाद पेन पॉइंट पढ़ते हैं, और उसके बाद जिम्मेवारी आपकी कि आप ट्रीटमेंट क्या का डिसाइड करेंगे। इसलिए मैंने बीमारी बता दी। पेशेंट राइट साइड पैरालिसिस है, दोनों घुटने में दोनों एंकल में स्वेलिंग है उनके, लोअर लेग में दोनों घुटने का ऑपरेशन हो चुका है, और पैर के अंगूठे का भी ऑपरेशन हो चुका है। ये हिस्ट्री है पेशेंट के डिजीज का। अब हिस्ट्री पूछते हैं कि 2018 में उनकी सिस्टर का डेथ हुआ तो उनके कारण सदमे में गए तो लो बीपी हो गया और हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उस समय उनको बोलने में दिक्कत हो रही थी, आवाज किसी को समझ में नहीं आ रहा था, राइट साइड पार्किंसन हो गया। मैं पहले ही बोला पार्किंसन होगा, उन्होंने राइट साइड पार्किंसन हो गया, ये उन्होंने लिखा है। फिर से पढ़ दूं, 18 में सिस्टर डेथ की, सदमे में आ गए, और सदमे में आने के बाद वो बोल नहीं पा रहे थे तो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, और राइट साइड पार्किंसन हुआ। अभी दवाइयां चल रही है, खुद का बैलेंस कम है। नहीं, दवाइयां चालू है पर खुद का बैलेंस कम था, ये उस समय की बात है। पर अभी थोड़ा थोड़ा चल देते हैं, बाथरूम तक चले जाते हैं, हाथ पैर उठा लेते हैं, पर बोलने में अभी भी दिक्कत है, कई शब्द समझ में नहीं आते। नो एविडेंस ऑफ एक्यूट इंट्राकार्नियल हैमरेज। ये इंट्राकार्नियल हैमरेज जो है ना, ये बाद में जो रिपोर्ट अभी आई है पैरालिसिस वाली उसमें होगा ये। अब ये हैमरेज का केस है। ठीक है। हैमरेज है मतलब कोई बताएगा?
हिस्ट्री में हैमरेज से मतलब आप क्या समझते हो? सर लास्ट हेमरेज वाला मतलब रिपोर्ट क्या पढ़ा बीपीआई आपने? रहा। लास्ट वाला रिपोर्ट क्या पढ़ा आपने? नो एविडेंस ऑफ नो एक्यूट एविडेंस। इंफ्राक्ट नो एविडेंस ऑफ एक्यूट इंट्राकार्नियल हैमरेज। नहीं तो इनका अभी तक इन्फाक्ट हेमरेज नहीं हुआ है, मतलब वो इन्फाक्ट हेमरेज नहीं हुआ। ये थोड़ा सा समझने में गलती हो रहा है, ठीक से देखिए एक बार। नो एविडेंस मतलब ये चीज का डाउट नहीं है, ये चीज नहीं है। जो डाउट था वो चीज का सर क्लियर किया। उन्होंने जो लिखा है ना सर, मैं वही पढ़ रहा हूँ। ठीक, वो ठीक है, मतलब उनको इन्फाक्ट नहीं है। इनफैक्ट नहीं है तो सर, ठीक है। अब तो इसमें इसमें इन्फाक्ट नहीं है। अब इसमें जो है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बोल रहा है, मेरा फेवरेट केस है। ये मैंने बहुत केस ऐसे ऐसे सॉल्व किए हैं, बहुत। अब मैं कई बार समझाया कि मैं तो मोटा मोटी क्या चीजें देखता हूँ, पेशेंट को क्या नहीं देना, उसके बाद से तय करता हूँ क्या देना है। अगर यहाँ पर पेशेंट इनके पास आया है डायबिटिक के लिए, तो मैं डायबिटिक की थेरेपी दूंगा ही नहीं। अगर पेशेंट आया है बीपी के लिए, तो भी मैं थेरेपी दूंगा ही नहीं। पेशेंट अगर आया कि भैया चलने में कोई दिक्कत है, मैं उसकी थेरेपी दूंगा ही नहीं। पेशेंट अगर आया कि भैया बोल नहीं पा रहा, तो पर मैं थेरेपी दूंगा ही नहीं, क्योंकि बड़ा पानी चलता है। ठीक है। अब साफ साफ उस किसी तरह के भी केस में सबसे, जो भी केस हिस्ट्री है ना, उसमें सबसे जो उसका डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम है, उसको देखो। बेशक उसके लिए पेशेंट नहीं मतलब आया हो, तो यहाँ पर साफ 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 सीधी सी बात है कि इनका सॉरी, ये सेरेब्रल एट्रोफी है। सेरेब्रल एट्रोफी में ना पार्किंसन और पैरालाइज दोनों के सिम्टम्स मिलेंगे। अब आप लोगों को जब पता ही नहीं है कि पार्किंसन में क्या क्या सिम्टम्स से मिलता है, तो क्या आप लोग ठेंगा थेरेपी देंगे? नहीं, नहीं दे पाएंगे, आप लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, मैं थोड़ा सा ऐसे कभी कड़े शब्द बोल देता हूँ। तो पार्किंसन और पैरालाइज दोनों के सिम्टम्स बिल्कुल दिमाग में बैठे होने चाहिए, बिल्कुल। और ये दोनों का मिक्सअप होता है सेरेब्रल एट्रोफी में, हाँ बोलिए, आवाज आ बिल्कुल रही है? मिक्सअप होता है। इस केस में ना आप लोग बिल्कुल जज नहीं कर पाएंगे कि पार्किंसन का केस है कि पैरालाइज का केस है, अगर रिपोर्ट पेशेंट सामने ना रखे। और यहाँ पर जो रिपोर्ट में अभी दिख रहा है ना कि उसको पार्किंसन जो डॉक्टर ने डायग्नोस किया है, ये 100 नहीं 200% में श्योर हूँ कि ये डायग्नोसिस भी गलत है। क्योंकि सेरेब्रल एट्रोफी में ना बिल्कुल जो मैंने कहा था कि पार्किंसन वाले सिम्टम्स। कितना खा लेता है? कितना खा लेता? ध्यान ध्यान में रखना, पानी मांगे। तो इसको जज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कई बार शब्द का एक इस्तेमाल किया है, शायद आप लोग को ध्यान हो। क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस से तय होता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अगर उसका सेरेब्रल एट्रोफी है, मतलब ब्रेन हो रहा है श्रिंक, ब्रेन छोटा हो रहा है, तो दोनों का सिम्टम्स इसमें मिलेगा, पार्किंसन और पैरालाइज। तो इसमें पेशेंट को चलने में भी दिक्कत होगा, बोलने में भी दिक्कत होगा, पेशेंट की बॉडी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस भी उसको रहने वाला है। वो प्रॉपर कुछ चीज करना चाहे तो कर नहीं सकता, कॉन्स्टिपेशन भी कॉमन है। ठीक है, क्योंकि पार्किंसन के केस में कॉन्स्टिपेशन आता है और सेरेब्रल एट्रोफी में भी आता है। क्योंकि सेरेब्रल एट्रोफी में ब्रेन जब श्रिंक हो जाती है, हर एक ऑर्गन जो कि ब्रेन कंट्रोल करता है वो सब पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसके लिए इसमें ना मैक्सिमम सिम्टम्स जो ना मैच करेंगे पार्किंसन से, पैरालाइज से। तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सेरेब्रल एट्रोफी का ट्रीटमेंट देंगे। तो सेरेब्रल एट्रोफी का भी ट्रीटमेंट दोनों का मिक्सअप है, पार्किंसन और पैरालाइज दोनों का मिक्सअप थेरेपी है। और रिसेंट का केस बता रहा हूँ, अभी 2.5-3 महीने पहले की बात है। एक मैंने पेशेंट को अभी थेरेपी दिया। खैर मैंने तो टाइम दिया था 3 महीने का, लेकिन वो पेशेंट 10 दिन से कम टाइम में बहुत इंप्रूवमेंट दिखा। तो वो अपने होम टाउन चले गए कानपुर, जहाँ पर मैंने अपने एक मेरा ही एक स्टूडेंट है उसको भी दिया मैंने केस। और वहाँ पर पेशेंट थेरेपी करा रहा है, बिल्कुल मस्त है। और उसको यहाँ पर नोएडा में और दिल्ली में उसने दिखाया था, उसको यही डायग्नोस किया गया था कि पार्किंसन भी है, पैरालाइज भी है। उसका कमर का एमआरआई करवा लिया, ब्रेन का करवा लिया। कमर का इसलिए वो करवाया क्योंकि वो लिम्प कर रहा, तो लिम्प तो पैरालाइज में भी करते हैं, पार्किंसन में भी करते हैं और कमर दर्द में भी करते हैं।
तो मैं पेशेंट जब चल कर जब आ रहा था तो मैं चुपचाप देख लिया। पेशेंट का जब बोलना शुरू किया तो वो बिल्कुल सेरेब्रल एट्रोफी के बारे में बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ पार्किंसन के बारे में मैंने बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि पापा को चलने में दिक्कत है, पापा का कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, ये वो। लेकिन मैंने बोला कि आप इनका ना एमआरआई दिखाइए ब्रेन का, अगर ब्रेन का एमआरआई हुआ तो बोला कि हाँ हुआ। तो देखा तो मैंने बोला इनको ना कमर की कोई खास दिक्कत नहीं है, और पार्किंसन के कोई खास दिक्कत नहीं है। इस सेरेब्रल एट्रोफी के चलते इसका सिम्टम दिख रहा है। और उनकी जो मेडिसिन थी पार्किंसन की सेंडेपा वगैरह, उसका मैंने डोज दो ही दिन बाद कम करवा दी, उसके बावजूद भी पेशेंट ठीक था। ये मात्र 10 दिनों की थेरेपी के बाद। अब आप लोग बोल रहे सर ने इतनी राम कहानी सुनाई, थेरेपी क्या न दिया। अब आप लोग बताओ क्या क्या थेरेपी दे सकते हैं, मैंने सारी प्रॉब्लम को बता दिया। इसमें हम क्या क्या थेरेपी दे सकते हैं, इसमें आपको अभी शुगर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग बताइए, सभी लोग अनम्यूट एक करके बताइए। आप सर लोग इसमें अनम्यूट जैसे करिए। डाइजेशन ट्रीटमेंट चलेगा, और एट्रोफी के लिए जैसे कि ट्रीटमेंट होता है ना वो चलेगा। एट्रोफी के लिए क्या ट्रीटमेंट चलता है? 40 सेकंड की कुंडली, 60 सेकंड की कुंडली और 80 सेकंड की कुंडली, और जो और वन डायलिसिस पिट सिस्टम वन थायराइड और 6 ADR देते हैं ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, वन और फीट एमेप्रिन। वन थायराइड वन पिट वन वन फीट थायराइड, वन 6 ADR, 6 ADR। ठीक है। और सर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एमेप्रिन क्या? देंगे एप्रिन। डाइजेशन सिस्टम के लिए जैसे कि यूडीएफ ट्रीटमेंट, जैसे कॉन्स्टिपेशन है ना इनको, तो जैसे राउंड नॉर्मल भी दे सकते हैं अगर प्रॉपर काम नहीं कर रही इनकी स्टेटाइज। ठीक है, नेक्स्ट कोई और? अच्छा बताया आपने, ठीक है, लेकिन बहुत भारी भरकम दिमाग चला लिया, लेकिन ठीक चला है दिमाग, इसमें कोई खराब नहीं चला, बिल्कुल सही सही बताया आपने। कोई और बताइए, फटाफट। अनिल भटेजा जी, अनिल भटेजा जी बताइए। अनिल कुमार जी बताइए। वीरेंद्र कुमार जी बताइए। आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? वीरेंद्र कुमार जी आप बताइए। सर इंजरी देना हाँ चाहिए बोलिए। पहले ट्रीटमेंट, इंजरी जाएगा पहले। इंजरी क्यों रहेगा यहाँ पर, तो कोई इंजरी की बात ही नहीं हुई। चलिए ठीक है, इंजरी भी दे सकते हैं, लेकिन वो जब देख बड़ा पानी देख, तो अब बंद कर दे पड़े इंजरी। जितेंद्र सागर जी आप बताइए कुछ, फटाफट फटाफट, इतना समय मत मत लगाइए आप लोग। सदाब जी बताइए आप। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ट्रीटमेंट क्या देना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं समझ पा, तो अच्छी बात है, आपने ये बताया, बहुत अच्छी बात है। राजेश कुमार जी आप बताइए। सदाब जी बताइए। रश्मि नारायण जी बताइए। सर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हम सुन नहीं पाए, लेकिन सर हेमराइज, ब्रेन में हेमराइज है, इस्केमिक है, ये वाला केस चल रहा है ना सर? जी जी, लेकिन ब्रेन में कोई हेमरेज नहीं है। इन्फाक्ट नहीं है सर, लेकिन हेमरेज इन्फाक्ट नहीं है और नहीं है वो, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, आपको बोल देना कि नहीं है। तो इसमें सर जो है मल्टी हेपरिन इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं सर। सरोज खान जी, संगीता जी। सर अगर बेसिक की बात करें, ऑक्सीजन और लैक्टिक एसिड ले सकते हैं सर। ऑक्सीजन तक तो ठीक है, लैक्टिक एसिड का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और कोई नेक्स्ट? सर ऑक्सीजन, डाइजेशन और माइंड हेपरिन। ऑक्सीजन, डाइजेशन और माइंड एम्फिब्रिन, हेपरिन। ठीक है चलेगा। सरोज खान जी। सर
सर इसमें सर जैसे कि ये पढ़ रहा है मतलब उनको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देंगे और ये ट्रीटमेंट देंगे उसमें सर उनको डोपामाइन बढ़ाने के लिए उनका ट्रीटमेंट देंगे सर। ठीक है, ठीक है, काफी हद तक सही बताया आपने। फिरोज खान जी ने अच्छा जवाब दिया, तरुणा जी ने अच्छा जवाब दिया, लेकिन ठीक है, अभी भी इसके बहुत सारे और ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ये सब अच्छी बात है, बहुत अच्छा बताया। वंदना जी, सोनलता कहाँ गई भाई? तुम हर बात का जवाब देती हो, बताओ। वंदना जी बताइए, सोनलता जी बताइए, मोहित जी बताइए। देखिए, जब तक आप लोग दिमाग नहीं चलाएंगे ना, तब तक हमें भी समझ में नहीं आ जाएगा कि आप लोगों का ना दिमाग कितना चल रहा है, कितना हमें और उसमें हेलो। हाँ कैसे सर। समझाएं। हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए। सर उनको एसिड ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, उसके बाद एसिड ट्रीटमेंट और सर विटामिन चलिए, ट्रीटमेंट चलेगा सर। और पेट सेट के लिए तो ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, पेट मेल का पेट है राउंड नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, आपने भी ठीक बताया। सोनलता क्या सोचने लगी? स्वर्णलता साहा, जी सर। सर क्या डाइजेशन और मतलब सोचने डायबिटिक लगी? तक तो बता देंगे। हाँ। हाँ, बताओ बताओ, जो आ रहा है दिमाग डाइजेशन, में बताओ। सर डायबिटीज के लिए 10 पैन इंटू 3, और डाइजेशन के लिए यूडीएफ, नैन, ये सब दे देंगे। और इस्केमिक चेंजेस और ये सब मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा है सर, ये हमको नहीं आता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने पहले बताया कि डायबिटिक के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायबिटिक इसमें मेन मेन रोल प्ले प्ले कर रहा है। इनका जैसे कि रिपोर्ट में एक बताया गया कि इनके दोनों जो है विट्रो काटे गए हैं, तो इसका मतलब कि डायबिटिक प्रॉब्लम इनको काफी लंबे समय से 20-25 सालों से होगा। न्यूरोपैथी होने से उनका मतलब वो गैंग्रीन होने के कारण से उनका विट्रो काटा गया, ये रोल प्ले करता है। तो इसको हमें अलग से देखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही ये बता दिया कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो लंबे समय से है, उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये दिमाग में लगाओ, इनका हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है। यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहा है अभी एट प्रेजेंट इनका क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एट्रोफी। अभी जो तरुणा जी ने बताया, क्या नाम है, दो तीन लोगों ने जो भी बताया सब अच्छा बताया। इन सबको हम एक के बाद एक प्ले कर सकते हैं। तरुणा जी ने बहुत अच्छा बताया, शुरुआत से हम वो शुरू कर सकते हैं। फिर अपने क्या नाम है, क्या नाम है उनका, एक और जो है अपने भाई साहब, अच्छा बताया उन्होंने भी। उनका नाम भूल गया, उनका नाम है कहाँ चला गया, सरोज खान जी। और सबने भी ठीक ठीक ये बताया कि ऑक्सीजन दे दे सकते हैं, मल्टी हेपरिन दे सकते हैं, एम हेपरिन भी दे हम सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी दे हम सकते हैं इसके बाद से। लेकिन मैंने क्या दिया, सिंपल सा लॉजिक है इसका, जो मैं अक्सर लगाता हूँ और हर एक पर यही दिया, मैक्सिमम पर यही काम एक करता है, कि शुरुआत में कुछ नहीं करना है इसको। 15 मोडुला जो मैं हर थेरेपी में देता हूँ, 15 मोडुला 2 बार, ठीक है। 15 मोडुला के साथ यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इनको 8 मोडुला, 6 मोडुला, ठीक है ना। देन फिर से ब्रेक के बाद 20 मोडुला नॉर्मल और 12 गैस आई। ये किस चीज की थेरेपी है? डोपामाइन। पार्किंसन, डोपामाइन। बस मैंने यही थेरेपी दिया, ज्यादा नहीं दिया। ये थेरेपी मैंने 2 से 3 दिया। उसके बाद से मैं चलाया यूडीएफ पर, यूडीएफ, और यूडीएफ के बाद ब्रेक के बाद क्या दिया मैंने, इनको दिया बेसल गांगलिया ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर 4-5 दिन बाद मैंने इसको रोक कर फिर क्या दिया, 125 DCC, और जो मैंने विवेक सर को भी बताया था, 3 लिबो जीरो, 3 मिको जीरो, और 3 गैस आई इंटू 3 टाइम। और बीच बीच में इनको मैं देता था, मैं कभी कभार 62 फिंगर गॉल लिवर, 1 गॉल 4 लिवर। मैक्सिमम पेशेंटों पर मैंने यही थेरेपी देकर मैक्सिमम पेशेंटों को ठीक किया। ये सेरेब्रल एट्रोफी का ऑक्सीजन थेरेपी भी देते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम,
चूंकि ये पेशेंट डायबिटिक है, तो डायबिटिक का थेरेपी कुछ दिनों बाद जैसे ही थोड़ा सा उसका बैलेंसिंग बनने लगेगा, बोलने में सुविधा होने लगेगी, उसकी बॉडी की स्टिफनेस कम होने लगेगी, तब हम डायरेक्टली उसको हम मतलब शुगर के लिए थेरेपी शुरू कर सकते हैं। फिर ये कंडीशनल है, उसके बाद से जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कर सकते हैं। तो बॉडी की स्टिफनेस और बोलने पर चलने पर हमें फोकस ये करना। जब पेशेंट जब चलेगा बोलेगा तो उसको कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा। शुगर का असर दिखने में काफी लंबा समय लगेगा। पेशेंट को जब आप रोक पाओगे, इंप्रूवमेंट दिखा पाओगे, तभी तो पेशेंट लंबा थेरेपी कराएगा ना। ठीक है, मुझे जो बताना था वो बता दिया। कुछ और पूछना है तो इस केस के बारे में पूछ सकते हैं। सर एक सवाल हमें पूछना था कि जो वंदना 15 जी, पूछिए। वंदना जी मेडुला जस्ट अ मिनट 15 वेट। मेडुला वंदना जी वेट 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 वेट, कुछ चीजें छूटी हुई थी। अभी तो हमने हिस्ट्री में बात की, उसके पेन पॉइंट और उसके जो ट्रीटमेंट थे वो हमने नहीं बात किए थे, छूटी हुई थी। सर बता रहे थे अपने अनुभव से, वो सारी चीजें अच्छी थी, इसलिए मैं नहीं सर को टोक टाक किया। अच्छे चीज सी जानना जरूरी था, इसलिए सर ने बहुत अच्छे से बता भी दिया। अब उनकी जो पेन पॉइंट है ना, वो पेन पॉइंट में उनको पैन, गैस, गैस ओनली, गैस आई, राइट, WD, गॉल, स्प्लीन, इस सब में सिंगल प्लस का पेन है। जबकि लीवर में डबल प्लस है, म्यूकस, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन में सिंगल प्लस का पेन है। और फॉलिक एसिड, थायामीन, B12, नायासिन, फोर्थ फिंगर, सबका जो पेन है वो सिंगल प्लस में है। मतलब इन्होंने जो ट्रीटमेंट अपडेट किया है इस फॉर्म के साथ, 22 फिंगर ऑल, CNNS ऑल, उसके साथ माइल्ड नॉर्मल है या नॉर्मल, और 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 6 ट्रीटमेंट 2 दिन दिया, तो स्टूल क्लियर हो गया। स्टूल क्लियर हुआ, पर पेन था उनकी बॉडी में लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में पेन था तो उन्होंने लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट दे दिया। अब लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट दिया तो उनको अच्छा लगा, लेकिन पेट में भारीपन अभी भी था। और जब भारीपन था तो राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया, और उसके साथ साथ LSTF दिया। और जैसे ही राउंड नॉर्मल के साथ LSTF दिया, उनको बहुत बार पेशाब करने के लिए रात में उठना पड़ा, मतलब फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा हो गया। ये चीज उन्होंने लिखा है। तो इस कंडीशन पे अब ट्रीटमेंट देना है, और पेशेंट की जो हिस्ट्री है, पेशेंट की हिस्ट्री में बीमारी क्या क्या है, दोनों घुटने ऑपरेटेड है, पैर का अंगूठा ऑपरेट किया हुआ है, पार्किंसंस भी है, और एट्रोफी भी है, घुटनों में स्वेलिंग है। ऐसा कैसे? तो बताइए तरुणा जी, आप कुछ पूछ रहे थे। तरुणा जी, आप कुछ वंदना जी पूछ शायद, रहे थे। वंदना जी थे ना शायद, वंदना जी या चलो जिनका भी जो सवाल था वो पूछिए आप लोग। कोई पूछ रहे थे जिन्हें मैं रोका था, तरुणा नाम था या वंदना नाम था? पूछिए, अपना सवाल पूछिए ना। जी सर। सर मैं पूछ रही थी सर। वंदना जी, कैमरा ऑन जी कर लेंगे क्या? सर मैं कुछ काम कर रही थी सर, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। बोलो, कोई बात नहीं, बोलो आप। सर मुझे पूछना था, तो जो 15 मेडुला है वो किस लिए दिया जाता है? 15 मेडुला जो देते हैं वो बॉडी में एसिटल कोलाइन बनाने के लिए देते हैं। एसिटल कोलाइन एक न्यूरो है जो कि हमारे नर्व के सिस्टम में एक नर्व से दूसरे नर्व के बीच में सिग्नल ट्रांसमिट करने में पास आउट होता है। जी एसिटल कोलाइन हाँ, बनाने के लिए। एसिटल कोलाइन बनाने के लिए, हाँ, 15 मेडुला देते हैं। अब सर ने जितनी ट्रीटमेंट बताई ना, उसमें सर ने एक ट्रीटमेंट बनाया था, बेसल गैंग्लिया, बताया आप लोगों को। 15 मेडुला 2 बार, 4 मेंसेसेफ्लॉन 2 बार, और उसके बाद से 6 स्वेट 2 बार। ये बेसल गैंग्लिया का फॉर्मूला है। कोई बता सकता है बेसल गैंग्लिया यूज क्यों किया जाता? डिकोड करेंगे आने वाले क्लासेस में। आज की सेशन तो मैंने अटेंड कर दी है, क्वेरी सेशन से रिलेटेड। लेकिन फिर भी कोई बता सकता है बेसल गैंग्लिया आपने यूज किया है तो किस कॉन्सेप्ट से, कहाँ पे यूज किया है, क्यों देते हैं बेसल गैंग्लिया? कि आंख उठाया दे दिया, ऐसा? के लिए देते हैं सर, किसके लिए? बॉडी को संतुलित करने के लिए सर। बैलेंस जब नहीं बनता है तो बेसल गैंग्लिया का प्रयोग करते हैं। इसमें बॉडी जहाँ पे पैर रखना है सर, वहाँ पे पैर
स्लो मूवमेंट में रख पाते हैं, वो रखते हैं स्लो लेकिन नारायण जी, मूवमेंट आपकी रखते हैं। जानकारी गलत है। आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए। बैसल गंगलिया ट्रीटमेंट में पैर यूज नहीं होता। स्वेट पैर से देना पैर नहीं बहुत पूरी। परफेक्शन का काम है। जी जी पैर। ज्यादातर लोग हाथ से देते हैं स्वेट। पैरों से दिया जाता है, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, देना चाहिए, लेकिन बहुत परफेक्शन के साथ देना पड़ता है। बैसल गंगलिया दूसरी चीजों के लिए यूज होता है। कोई और बताएंगे? नहीं, पैर से देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ सर। ट्रीटमेंट पैर से देने की बात नहीं कह रहे हैं सर, हम कह रहे हैं कि मतलब बैलेंस बनाने के लिए, संतुलित रखने मैं के लिए। मैं समझ गया आपकी बात को। जब मैंने किसी दूसरे को मौका दिया तो कुछ चीजें और हैं जो आपको अपडेट करना है। अगर आप बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। कोई और कुछ बताएंगे? बैसल गंगलिया क्यों देते हैं? सर बैसल गंगलिया ब्रेन का एक पार्ट है, तो हम्म, उस पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए देते होंगे। क्यों देते हैं? क्या काम है? पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए देते हैं। 10 पेन दे दिया इंसुलिन बन गया, 1 पेन दे दिया टोमेटोट्रोपिन बन गया, 5 पेन दे दिया पैनक्रियाटिक जूस बन गया। बैसल गंगलिया क्यों देते हैं? ब्लड सप्लाई बढ़ेगा उधर। कोई और बताएंगे? सारे लोग म्यूट करके पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं। कोशिश तो कीजिए। सर क्या बॉडी के लगता है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स को बढ़ाने के कोई और? लिए। तरुणा जी ने तो बहुत हिम्मत करके बोला भी। कोई और? बैसल गंगलिया क्यों देते हैं? सर पता नहीं है सर। नहीं पता है, चलो इतना तो बोला सरोज कांत जी ने। कोई और? सर ब्रेन में इस्केमिक चेंजेस हुए थे उसके लिए। नहीं। कोई और? चलो कोई नहीं, अब मैं बता देता हूँ। बैसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट हम उस कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं जब कभी भी बॉडी में बनने वाले केमिकल इम्बैलेंस हो जाएं। हमारी कोशिश करने के बाद भी हम ट्रीटमेंट बना रहे हैं, ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो कुछ केमिकल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ केमिकल की फ्रीक्वेंसी स्लो डाउन हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी जो केमिकल की अप एंड डाउन वाली कंडीशन में चल रही होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए बैसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। कि शरीर अपने जरूरत के हिसाब से जो चीजें बढ़ी हुई है ना उसको घटा दे, जो चीजें घटी हुई है उसको बढ़ाने पे काम करे। इसलिए वहां पे बैसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। और इस केस में बैसल गैंग्लिया क्यों यूज किया गया? क्योंकि इस केस में भी वही कंडीशन आ रही थी। डायबिटिक भी है, पार्किंसंस भी है, पैरालिसिस भी है, ऑपरेटेड भी है, स्वेलिंग भी है, सारे वे में है। हम ट्रीटमेंट किए। जैसे क्या नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ, किसका नाम था वो? अतुल जी है? नहीं, अशोक जी नहीं है। कोई बात नहीं। अभी हमने मीटिंग में उनसे पूछा था ना कि आपको हमने ट्रीटमेंट दिया, कैसा फील हुआ, एक छोटा ट्रीटमेंट बताया था, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो उसी कंडीशन पे मैं बता रहा हूँ कि जब भी अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अशोक जी का ही था क्वेरी वो, तो ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे वे में पता चलेगा। इसलिए जब भी आप ऐसे केस में फंसेंगे जहां एसिड और एल्कलाइन दोनों के कॉम्बिनेशन में बॉडी में अकड़न भी आ जाए, स्टिफनेस को जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ नेचर एसिडिक भी आ जाएगी, और कॉम्प्लिकेशन दिखेगा कि इस कॉम्प्लिकेशन को क्या करे, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी का जो केस होता है, ऑटिज्म का जो केस होता है, इन सब केसेस में यूज किया जाता है बैसल गैंग्लिया का ट्रीटमेंट। मंदबुद्धि बच्चे में, डाउन सिंड्रोम के केसेस में, जहां पे केमिकल की इम्बैलेंसिंग होना ज्यादा हो जाती है। ठीक है? उस पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, लेकिन उसका फंक्शन ये होता है, उसका काम ये होता है, इसीलिए बैसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। नॉर्मली कभी भी किसी पेशेंट में बैसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट यूज नहीं होता। ठीक है? क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? रीमेन, अब यहाँ पे हम मीटिंग अपना बाइंड अप करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर किन्हीं का कोई प्रश्न बच गया हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग बाइंड अप करेंगे। सर जो सर बिना वो सेक केस में होता। क्या बोलिए? हेलो। मोहम्मद जी बोलिए। रूबीना से हेलो। रूबीना शेख की जो क्यूरी थी ना, उसमें हाँ। हाथों में झुनझुनी हुई थी, पैरों की तरफ नहीं है। हम्म। लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर में दर्द है, और हाथों की उसमें चूनपन है बोर्डों में।
जो ट्रीटमेंट आपको बताया वो ट्रीटमेंट दो ही पहले, उतने में ही आपको फर्क आ हो जाएगा। जाएगा ना? हाँ। वो क्या पैरों में झुनझुनी नहीं है, हाथों में सस्पेक्ट, झुनझुनी, बस ये आप क्लियर करना आपको है। सस्पेक्ट लग रहा है क्या? नहीं, उनको झुनझुनी जो है ना हाथों में है, अभी और मेरी बात हुई थी। आपको आपको सस्पेक्ट लग रहा है? हमने जो ट्रीटमेंट बताया उस पे आपको सस्पेक्ट लग रहा है नहीं क्या? नहीं, न्यू जीन से जो बोला ना, नीचे पैरों की झुनझुनियों के लिए बोला था, इसके लिए मैं क्लियर करना चाहता कि ऊपर भी काम करेगा नहीं, हाथों में भी। सॉरी अगर बताइए कुछ आप। समझने में गड़बड़ हुई। कोई बात नहीं, जिज्ञासा जब तक पैदा नहीं लेगी तब तक और लोग कैसे बोलेंगे? ये तब मतलब मिट्टी की मूरत हाँ, बन के बैठे सिर्फ पड़े हैं, इनका हमें कोई भरोसा नहीं है कि ये सीखना भी चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते। आपने सवाल पूछ दिया ना कि हाथों पे झुंझुनी है, पैरों की तरफ झुंझुनी है, आप न्यूज थ्री बता दिए। न्यूज थ्री तब यूज होता है जब नाभि से नीचे का दर्द होता है, यही ना? हाँ, डब्ल्यू डब्ल्यू डी है तो नीचे का दर्द डब्ल्यू डी का भी। एरिया क्या है? हाँ। डब्ल्यू डी का एरिया जो हम कहते हैं जेनिटल ऑर्गन कहते हैं। जेनिटल ऑर्गन के फंक्शन से न्यू बॉडी बनती है, एक नया शरीर का निर्माण होता है डब्ल्यू डी एरिया में। हाँ जी। जब डब्ल्यू डी के एरिया में नए सेल जी। का निर्माण होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो हमने बुक में ये चीज पढ़ी थी कि बुक में पैनक्रियाज का कुछ तो नाम थे आई थिंक, जहां तक याद आ रहा है हमें। तो वो फ्लास्क फ्लास्क एक सेल है जो कि कैंसर के सेल को मारने के लिए भी काम आते हैं। मैं 100% श्योर नहीं, उसको 19-20 भी हो सकता है। वो पैनक्रियाज में स्टोर होता है, वो पैनक्रियाज में स्टोर होता है और लाइफ लॉन्ग बॉडी को कैंसर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऐसा, इसको मैं कभी ध्यान से देख ढूंढूंगा कभी बुक में जहाँ मैं पढ़ा था इसको वापस, तब फिर आप लोगों को इस चीज में क्लियर कराऊंगा। तो वो जो सेल है पैनक्रियाज का, वो भी एक्टिवेशन होता है पैनक्रियाज में। तो जब हम जेनेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो इसका रिलेशन वहीं पे है कि डब्ल्यू डी और पैन को बैलेंस करके ट्रीटमेंट दिया जाता। तो डब्ल्यू डी और जब पैन बैलेंस करेंगे तो ये नीचे की तरफ से, वो ऊपर की तरफ से, दोनों पे यूज करेगा। जी सर, वही क्लियर। अभी तक क्या डब्ल्यू डी ये सोचते थे कि नाभि के नीचे का उधर ही काम करेगा, वो ऊपर नहीं काम करेगा। नेवर 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 नेवर। ब्रेन के प्रॉब्लम के लिए भी डब्ल्यू डी दिया जाता। ब्रेन के प्रॉब्लम में भी डब्ल्यू डी दिया जाता, खुलता है ब्रेन। अब बच्चे की सर डेवलपमेंट इसी नहीं हो रही है, ब्रेन की अगर अच्छी सी डेवलपमेंट नहीं चल रही है, तो इसलिए देंगे ही देंगे उसको डेवलप करने के लिए। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट किन्हीं का कोई प्रश्न? एनीवन कोई? कोई नहीं, चलिए ओके, कोई बात नहीं।